हर लड़का चाहता है कि उसकी एक खूबसूरत वाइफ हो, अपना छोटा सा फैमिली हो, और मैं भी हमेशा यही सपना देखा करता था। लेकिन मेरी पूरी जिंदगी अकेलेपन में बीती थी। हर दिन बस काम, थकान और खाली कमरा। फिर एक क्रिसमस की रात सब कुछ बदल गया। मैंने मजाक में सैंटा बने एक आदमी को कुछ पैसे दिए थे, लेकिन शायद किस्मत उसी पल मेरी विश सुन चुकी थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरी आंखों के सामने अजीब सी रोशनी फैल गई और ऐसा लगा जैसे मेरा शरीर किसी दूसरी दुनिया में खींचता चला जा रहा हो। जब मेरी आंख खुली तो सिर में भयंकर दर्द हो रहा था। मैं धीरे धीरे उठकर अपना माथा पकड़ता हूँ, लेकिन जैसे ही सामने दिखता हूँ मेरे होश उड़ जाते हैं। मैं खुद को लकड़ी के एक केज के अंदर बंद पाता हूँ और वो केज एक गाड़ी के पीछे घसीटा जा रहा था। चारों तरफ का माहौल किसी पुराने मिडीवल टाइम जैसा दिख रहा था। मेरे शरीर पर सिर्फ अंडरवेयर था। ये देखकर मैं पूरी तरह पैनिक हो जाता हूँ। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर मैं यहाँ आया कैसे। मैंने तो बस एक सुंदर वाइफ की विश मांगी थी, लेकिन यहाँ तो मुझे सीधा स्लेव बना दिया गया था। मेरे बगल में एक खुरदुरी दाढ़ी वाला आदमी चुपचाप मुझे घूर रहा था। दूसरी तरफ ब्लॉन्ड बालों वाली एक लड़की बैठी थी, जिसके शरीर पर पुराने घावों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैं इधर उधर बाकी कैदियों को ध्यान से देखता हूँ और तभी मुझे समझ आने लगता है कि मैं सच में किसी खतरनाक दूसरी दुनिया में फंस चुका हूँ। जिज्ञासा में मैं धीरे से बाहर झांकता हूँ और देखता हूँ कि भारी कवच पहने सैनिक उस गाड़ी के साथ साथ चल रहे थे। वे किसी अजीब भाषा में बात कर रहे थे जिसे मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था। धीरे धीरे उस अनजान भाषा और इस पुराने मिडीवल माहौल को जोड़ते हुए मेरे दिमाग में एक डरावना सच साफ होने लगा। मैं सच में किसी दूसरी दुनिया में आ चुका था। ये सोचते ही मेरा शरीर कांपने लगता है। मैं अपने घुटनों को पकड़कर पिंजरे के फर्श पर सिकुड़कर बैठ जाता हूँ और खुद को संभालने की कोशिश करता हूँ। तभी मेरी नजर कोने में पड़े एक आदमी पर जाती है जो बिल्कुल हिल नहीं रहा था। एक पल के लिए मुझे लगा शायद वो मर चुका है। मैं धीरे से उसके पास जाता हूँ और उसके कंधे को हल्का सा छूकर मन ही मन माफी मांगता हूँ। फिर उसके कपड़े उतारकर खुद पहन लेता हूँ। आखिर यहाँ जिंदा रहने के लिए शर्म से ज्यादा जरूरी कपड़े थे। थक कर मैं वापस लकड़ी के फर्श पर लेट जाता हूँ और उस सांता की अजीब बात याद करने लगता हूँ, जिसने कहा था कि वो मेरी विश पूरी करेगा। छत की तरफ देखते हुए मैं सोचने लगता हूँ कि क्या मैंने कभी सच में खुशी का मतलब समझा भी था। पता ही नहीं चला कितने दिन बीत गए। वो गाड़ी लगातार घने जंगलों के बीच आगे बढ़ती रही और हम सब कैदी बस उसके साथ घसीटे जाते रहे। इसी दौरान मुझे समझ आने लगा कि इस पिंजरे में मौजूद हर इंसान गुलाम है। सैनिक हमें अलग अलग गांवों में ले जाकर बेचने की कोशिश कर रहे थे। इंसानों की जिंदगी यह बस सामान बन चुकी थी। आखिर एक दिन पाले खुलने की आवाज आई और हमें बाहर लाइन में खड़ा कर दिया गया। गांव का मुखिया एक एक करके सबको देखने लगा और जो सबसे ताकतवर और स्वस्थ दिख रहे थे उन्हें चुनने लगा। गुलाम बनकर खड़े होना मेरे लिए अपमान से कम नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे अंदर थोड़ी उम्मीद जगी। मुझे लगा मेरी मजबूत काया देखकर कोई मुझे जल्दी खरीद लेगा और कम से कम इस चलती जेल से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरी वो छोटी सी उम्मीद भी जल्द टूट गई। एक गांव के बाद दूसरा गांव, हर जगह मुझे ठुकरा दिया गया। धीरे धीरे मेरे चेहरे से सारी भावनाएं गायब होने लगी। इंसान तब और टूट जाता है जब गुलाम बनने के बाद भी कोई उसे लेने को तैयार ना हो। गाड़ी फिर आगे बढ़ती रही और मैं लकड़ी के फर्श पर पड़ा सोचता रहा कि आखिर मेरी जिंदगी यहाँ तक कैसे पहुंच गई। मुझे माँ की बातें याद आने लगी। वो हमेशा कहती थी कि जिंदगी को पूरी तरह जीना चाहिए, लेकिन अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आगे जीने का कोई मतलब भी बचा है या नहीं। बचपन का दबाव, अकेलापन और सारी पुरानी यादें मेरे दिमाग पर भारी पड़ने लगी। मैं आंखें कसकर बंद कर लेता हूँ और सोचता हूँ कि क्या मैं ये सब और सह पाऊंगा। तभी फिर सांता की वही बात मेरे दिमाग में गूंजने लगती है। गुस्से और दर्द में मैं उस झूठी खुशी को कोसने लगता हूँ और मन ही मन दोनों दुनियाओं को ठुकरा देता हूँ। मेरे हाथ कसकर बंद हो जाते हैं और मुझे लगता है कि शायद अब मुझे सब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन तभी मेरे अंदर कहीं गहराई में फिर वही सपना जाग उठता है। एक खूबसूरत वाइफ और अपना परिवार पाने का सपना। वही छोटी सी चाहत मुझे टूटने से रोक लेती है। मैं पूरी तरह थक चुका था, लेकिन फिर भी दिल के अंदर हल्की सी शांति महसूस होने लगी। तभी अचानक पिंजरे की सलाखों के बीच से किसी ने ताजा रोटी मेरी तरफ बढ़ाई। मैं ऊपर देखता हूँ तो सामने एक खूबसूरत और बेहद शांत औरत खड़ी थी। वो गुलामों को खाना बांट रही थी। उसने बड़ी नरमी से रोटी मेरे हाथों में रखी। उसके पीछे एक छोटी बच्ची उसकी साड़ी के पीछे से झांकते हुए मुझे उत्सुकता से देख रही थी। धूप की रोशनी उन दोनों पर पड़ रही थी और कुछ पल के लिए मुझे लगा जैसे इस अंधेरी दुनिया में पहली बार कोई गर्माहट दिखाई दी हो। फिर दृश्य बदलता है
और जंगल के बीच बनी एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। अंदर वही औरत और छोटी बच्ची चुपचाप मेज के पास बैठी थी। बच्ची धीरे धीरे अपना कटोरा पकड़कर खाना खा रही थी। औरत उसे देखकर चिंतित हो जाती है और अपना हिस्सा भी उसकी तरफ बढ़ा देती है ताकि वो और खा सके, लेकिन बच्ची धीरे से मना कर देती है और कहती है कि शायद कोई दूसरा भी भूखा होगा। औरत समझाती है कि वो चाहती है बच्ची पेट भरकर खाए, लेकिन बच्ची फिर भी मना कर देती है। उसकी मासूम दया देखकर औरत का दिल पिघल जाता है और आखिर वो खाना बराबर बांटने के लिए मान जाती है। तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। गांव का मुखिया अंदर आता है और आदेश देता है कि उस औरत को एक गुलाम को अपना पति बनाना होगा। ये सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। मुखिया कहता है कि अगले दिन उसे उसके साथ पहाड़ों की तरफ लौटना होगा। उसके जाने के बाद कमरे में डर और तनाव भर जाता है। वो औरत बच्ची को कसकर अपनी बाहों में पकड़ लेती है। उसके मन में भविष्य का डर और अत्याचार की यादें फिर लौट आती हैं, लेकिन वो समझ चुकी थी कि अब भागना संभव नहीं है। सोती हुई बच्ची को देखते हुए वो मन ही मन फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। बच्ची के पुराने दुख और उसकी रोती हुई आवाजें उसके दिमाग में फिर गूंजने लगती है। उसे वो दिन याद आने लगता है जब छोटी सी बच्ची अकेली सहारे के लिए भटक रही थी। उन यादों को सोचते सोचते वो औरत खुद भी अपने दर्द भरे अतीत में खो जाती है। उसे अपना पुराना अतीत याद आने लगता है, कैसे उसके अपने पिता ने पैसों के लिए उसे बेच दिया था। फिर उसे जबरदस्ती एक ऐसे आदमी से शादी करनी पड़ी जिसने उसकी जिंदगी को नरक बना दिया। उसी दिन से उसके दुखों की शुरुआत हुई थी। हर दिन डर, मारपीट और दर्द में गुजरता था, लेकिन जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी तब वही छोटी बच्ची उसके पास आई थी और पहली बार किसी ने उसे अपने पन से छुआ था। बाद में वो आदमी पहाड़ों में शिकार करने गया और कभी वापस नहीं लौटा। लोगों का मानना था कि भेड़ियों ने उसे मार डाला। सच कहूं तो उसकी मौत की खबर सुनकर कुछ लोगों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन उस औरत के लिए यह राहत के साथ नया डर भी लेकर आई, क्योंकि अब उसके पास घर चलाने वाला कोई नहीं था। उस निर्दयी गांव में बिना पति की औरत को लोग बेहद कमजोर और असहाय समझते थे। किस्मत कभी भी उसे फिर किसी मुसीबत में धकेल सकती थी। फिर वर्तमान में वो और छोटी बच्ची हाथ पकड़कर धूप भरे गांव से गुजर रही थी। तभी अचानक बच्ची की नजर सड़क के बीच रखे बड़े लकड़ी के पिंजरे पर पड़ती है और वो उत्साह से उंगली दिखाने लगती है। शायद उसे वो सब किसी तमाशे जैसा लगा था। उस पिंजरे के अंदर कई कैदी बंद थे। औरत बच्ची की तरफ देखकर फिर पिंजरे की तरफ नजर घुमाती है और उन गुलामों की हालत देखकर उसके चेहरे पर दया साफ दिखाई देने लगती है। दोनों धीरे धीरे गाड़ी के पास पहुंचती हैं। तभी पिंजरे के अंदर बैठा मैं उन्हें देखकर अचानक चौंक जाता हूँ। मेरी आंखें फैल जाती है और मैं कुछ पल के लिए वही जड़ होकर रह जाता हूँ। इतने दिनों की बेइज्जती और लगातार ठुकराए जाने के बाद मेरे अंदर बचा हुआ आत्मसम्मान भी लगभग खत्म हो चुका था। मुझे लगने लगा था कि इस दुनिया में मेरी कोई कीमत नहीं है, लेकिन तभी उस औरत की शांत और नरम नजरें मुझ पर टिक जाती है। उसकी आंखों में न डर था न घृणा, बस एक अजीब सी गर्माहट थी जिसे मैंने शायद जिंदगी में पहली बार महसूस किया। वो लोहे की मोटी सलाखों के बीच से मुझे गर्म रोटी पकड़ाती है। उस छोटे से काम में भी इतनी शांति थी कि कुछ पल के लिए यह क्रूर दुनिया दूर लगने लगी। लेकिन तभी गांव के लोग वहां आ जाते हैं और माहौल बदल जाता है। गांव का मुखिया उस औरत को घर लौटने का आदेश देता है। वो चुपचाप बच्ची का हाथ पकड़कर वापस जाने लगती है। जाते जाते छोटी बच्ची एक बार फिर पलटकर मुझे दिखती है। मैं रोटी को कसकर पकड़ लेता हूँ और चुपचाप उन्हें दूर जाते हुए देखता रहता हूँ। फिर भूख से बेहाल होकर उसी रोटी को जल्दी जल्दी खाने लगता हूँ। कुछ देर बाद सैनिक आते हैं और बिना कुछ कहे मुझे पिंजरे से घसीटकर बाहर निकाल देते हैं। मुझे घास पर फेंक दिया जाता है और मैं अभी भी भूख और अपमान के बीच पड़ा रहता हूँ। सैनिक इकट्ठा हो जाते हैं और गांव का मुखिया अपनी भाषा में कुछ घोषणा करता है। तभी एक सैनिक मेरा हाथ पकड़ता है और खंजर से उसे गहरा काट देता है। मेरा खून सामने रखे अजीब चमड़े जैसे कागज पर टपकने लगता है। अचानक वह कागज तेज नीली रोशनी से चमक उठता है और मैं डर कर पीछे हट जाता हूँ। थका हुआ और उलझा हुआ मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर ये कैसी जादुई दुनिया है। तभी एक सैनिक कहता है कि मेरे अंदर मना है और शायद इसी वजह से बूढ़े मुखिया ने मुझे चुना है। रस्म खत्म होने के बाद वह कागज गांव के मुखिया को दे दिया जाता है और सौदा पूरा हो जाता है। सैनिक मुझे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। बदले में एक बोरा फेंक दिया जाता है जिसमें कुछ सामान था। फिर गांव का एक बुजुर्ग मुझे मेरी नई हालत और गांव में आगे क्या करना होगा
ये समझाने लगता है। बाद में रात के समय अचानक झोपड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। औरत घबरा जाती है और तुरंत बच्ची को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेती है। तभी खिड़की पर पड़ोसी दिखाई देता है और तुरंत दरवाजा खोलने को कहता है। दरवाजा खुलते ही वह आदमी मुझे अंदर धकेल देता है। मुझे देखकर औरत साफ तौर पर डरी हुई लग रही थी। मैं अंधेरे कमरे में खुद को संभालते हुए फर्श पर बैठ जाता हूँ और दोनों को ध्यान से देखने लगता हूँ। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगता है कि अब इस घर में मेरी क्या भूमिका होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ वह औरत मेरी बड़ी काया देखकर लगातार कांप रही थी। तभी अचानक मुझे याद आता है कि यही वही लड़की है जिसने पिंजरे के पास मुझे रोटी दी थी। ये सोचकर मैं कुछ पल के लिए चुप रह जाता हूँ। शायद आखिरकार मुझे वही खूबसूरत वाइफ मिल गई थी जिसकी मैंने चाहत की थी। लेकिन अगले ही पल मैं उलझन में पड़ जाता हूँ क्योंकि वह लगातार डर से कांप रही थी। तभी गांव वाला मेरा हाथ पकड़कर कुछ बोलने लगता है जिसे मैं समझ नहीं पाता। फिर वह मुझे जबरदस्ती उन दोनों के और करीब धकेल देता है जिससे उनका डर और बढ़ जाता है। मैं संतुलन संभालने की कोशिश करता हूँ लेकिन अनजाने में उस औरत के बहुत करीब पहुंच जाता हूँ। तभी अचानक वह बूढ़ा आदमी मेरा हाथ पकड़ता है और बिना कुछ पूछे उस औरत का हाथ उसमें थमा देता है। वह बड़ी खुशी से इस अजीब मिलन की तारीफ करने लगता है और फिर वहां से चला जाता है। कमरे में अजीब सी चुप्पी छा जाती है। मैं उस औरत के चेहरे को ध्यान से देखता हूँ। वह मुझे किसी डरे हुए छोटे खरगोश जैसी लग रही थी। वही छोटी बच्ची भी मासूम आंखों से मुझे देख रही थी। तभी मुझे एहसास होता है कि ये सब जानबूझकर किया गया था। दोनों डरकर एक दूसरे से चिपकी हुई थी और मुझे किसी राक्षस की तरह देख रही थी। ये देखकर मेरे अंदर फिर वही गुस्सा उठने लगता है जो गुलामों वाली गाड़ी में हर दिन जमा हुआ था। मैं सिर झुकाकर मन ही मन कसम खाता हूँ कि अगर वह सांता मुझे दोबारा कहीं मिल गया तो सबसे पहले मैं उसी से हिसाब बराबर करूंगा। मेरे चेहरे पर चिढ़ और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मेरी बिना भाव वाली आंखें देखकर वह औरत और छोटी बच्ची दोनों डरकर एक दूसरे से चिपक गए। अगली सुबह सूरज निकलते ही मैं गांव के 2 आदमियों के साथ घने जंगल की तरफ निकल पड़ा। वे रास्ते भर अपनी भाषा में बातें करते रहे लेकिन मैं एक शब्द भी समझ नहीं पा रहा था। लगातार चलते चलते मेरा शरीर थकने लगा और मेरे कदमों की चाल बिगड़ने लगी। तभी उनमें से एक आदमी पीछे मुड़ता है और दोस्ताना अंदाज में अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाता है। मैं कुछ पल उसे देखता हूँ, फिर साधारण अभिवादन समझकर उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। लेकिन अगले ही पल उसकी पकड़ बेहद जोर से कसने लगती है। उसकी उंगलियों का दबाव बढ़ता जाता है जिससे मेरे हाथ में दर्द होने लगता है। पहले मुझे लगा शायद ये यहाँ का कोई अजीब तरीका होगा, लेकिन इतने दिनों से हर जगह अपमान सहने के बाद अब मैं किसी के सामने झुकना नहीं चाहता था। अचानक गुस्से में मैं उसकी उंगलियों को इतनी ताकत से दबा देता हूँ कि वह दर्द से चीख उठता है। डरते हुए वह तुरंत मुझे एक लकड़ी का धनुष पकड़ा देता है। मैं उसे ध्यान से देखने लगता हूँ और उसके हाव भाव देखकर समझ जाता हूँ कि अब वह लड़ाई नहीं बल्कि मुझे कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। फिर वह लोग इशारों में मुझे शिकार करना सिखाने लगते हैं। उनके समझाने से मुझे पता चलता है कि जंगल में छोटे जानवरों का शिकार करना है। तभी अचानक झाड़ियों में सरसराहट होती है और सबकी नजर उधर चली जाती है। गांव वाला जल्दी से इशारा करता है। झाड़ियों के बीच एक सफेद खरगोश आराम से घास खा रहा था और उसे खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। वह आदमी मुझे तुरंत तीर चलाने को कहता है जबकि मुझे धनुष चलाना तक नहीं आता था। घबराते हुए मैं धनुष की डोरी खींचता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि कहीं खुद को ही घायल न कर बैठूं। लेकिन जैसे ही मैं निशाना लगाने की कोशिश करता हूँ अचानक धनुष हल्की नीली रोशनी से चमकने लगता है। अगले ही पल इतनी भयंकर ताकत बाहर निकलती है कि दोनों गांव वाले दंग रह जाते हैं। जमीन तक हिल जाती है जबकि बेचारा खरगोश डरकर भाग निकलता है। मैं खुद भी उस ताकत को देखकर हैरान रह जाता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि आखिर इस साधारण धनुष में इतनी शक्ति कैसे थी। मैं अभी भी उसी सोच में खोया था। तभी मेरी नजर जंगल के रास्ते पर पड़ती है। वहां मेरी वाइफ छोटी बच्ची के साथ हमारी तरफ आ रही थी। उन्हें देखते ही मेरे दिल में हल्की सी गर्माहट महसूस होती है। शिकारी रुक जाते हैं और दोनों धीरे धीरे पास आ जाती है। कुछ देर बाद हम सब जमीन पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। वह औरत मुझे गर्म स्टू से भरा कटोरा पकड़ाती है। मैं चुपचाप खाना खाने लगता हूँ और सामने उसे बच्ची को अपने हाथों से खिलाते हुए देखता रहता हूँ। उनके बीच की वह छोटी सी नरमी मेरे अंदर अजीब सी शांति भर देती है। मैं पहली बार फैमिली के बारे में सोचने लगता हूँ, ऐसी चीज जो मेरी पूरी जिंदगी में कभी नहीं थी, लेकिन अब बिना चाहे भी जैसे मुझे एक परिवार मिल गया था। एक पल के लिए
मेरे दिमाग में फिर समता का ख्याल आता है और बदला लेने की सोच भी, लेकिन इस बार मैं उसे छोड़ देता हूँ। उसके बजाय मैं मन ही मन इस अजीब जिंदगी के लिए उसका शुक्रिया अदा करने लगता हूँ। अगले दिन फिर वही जंगल वाला रास्ता शुरू हो जाता है। मैं सामान उठाए आगे चल रहा था और बीच बीच में पीछे मुड़कर उन दोनों को देख लेता था। वह औरत बच्ची का हाथ पकड़े थकी हुई धीरे धीरे चल रही थी। मैं उनसे बात तक नहीं कर सकता था और यही बात मुझे अंदर से परेशान कर रही थी। तभी मैं मन ही मन फैसला करता हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी इस दुनिया के तौर तरीके सीखने होंगे। अचानक चलते चलते मैं मिट्टी वाले रास्ते पर रुक जाता हूँ। बचपन की एक याद मेरे दिमाग में उभरती है जिसमें मैं बिना सोचे दूसरों की मदद करने दौड़ पड़ता था। वही याद मुझे फिर आगे बढ़ने की ताकत देती है। मैं पीछे मुड़कर उन दोनों की तरफ बढ़ता हूँ जो पहाड़ी रास्ते पर चढ़ते चढ़ते पूरी तरह थक चुकी थी, लेकिन मुझे अपनी तरफ आते देखकर दोनों डर जाती है। छोटी बच्ची तो कांपने तक लगती है। यह देखकर मैं धीरे से उनके सामने झुक जाता हूँ ताकि उन्हें एहसास हो सके कि मैं उन्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। मुझे उनकी तरफ बढ़ता देखकर वह औरत अचानक घबरा जाती है और डर के मारे मुझसे दया की भीख मांगने लगती है। छोटी बच्ची भी जोर जोर से रोने लगती है। यह देखकर मुझे तुरंत एहसास हो जाता है कि वे दोनों मुझसे कितना डर रही है। मैं धीरे से अपने चेहरे के भाव नरम करता हूँ और शांत आवाज में उन्हें डरने से मना करता हूँ। फिर बहुत संभल कर अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाता हूँ। अगले ही पल मैं उस औरत को आसानी से अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। फिर दूसरा बाह से छोटी बच्ची को भी उठा लेता हूँ। दोनों को संभालते हुए मैं उन्हें अपने सीने से टिकाकर पकड़ लेता हूँ, जबकि मेरी पीठ पर पहले से सामान लदा हुआ था। इतनी चीजें उठाने के बावजूद मेरे चेहरे पर जरा भी थकान नहीं थी। छोटी बच्ची मेरे चौड़े कंधे पर टिककर चुपचाप मुझे देखने लगती है और शायद पहली बार उसे मेरे अंदर डर की जगह नरमी महसूस होती है। वही वह औरत बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती रह जाती है। मैं धीरे से उन्हें कसकर पकड़ने का इशारा करता हूँ और फिर दोबारा चलना शुरू कर देता हूँ। चलते हुए मुझे खुद अजीब लगता है कि दोनों इतनी हल्की क्यों महसूस हो रही है। तभी मैं मन ही मन फैसला करता हूँ कि मुझे जल्दी से जल्दी इस दुनिया की भाषा सीखनी होगी और शिकार करना भी अच्छे से सीखना होगा ताकि घर में भरपूर खाना ला सको। मैं अपनी पार्टनर की आंखों में देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि आगे मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। धीरे धीरे उसके शरीर का तनाव कम होने लगता है और कुछ देर बाद वह थपकर अपना सिर मेरी गर्दन पर टिका देती है। उसके नाजुक हाथ मेरी कमीज को कसकर पकड़ लेते हैं। उस हल्के स्पर्श को महसूस करते हुए मैं चुपचाप जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता रहता हूँ। लंबा सफर खत्म होने के बाद हम जंगल के और अंदर एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। गांव का बूढ़ा आदमी झोपड़ी के सामने झुककर विदा लेता है और मैं उसकी मदद के लिए सिर झुकाकर धन्यवाद देता हूं। उसके जाने के बाद मैं उस टूटी फूटी लकड़ी की झोपड़ी को ध्यान से देखने लगता हूं। हालत देखकर मुझे तुरंत एहसास हो जाता है कि ये जगह तो मेरी पुरानी छत वाले कमरे से भी ज्यादा ठंडी और खराब है। मैं सोचने लगता हूं कि बिना आग और बिना ढंग की दीवारों के यहाँ रहना कितना मुश्किल होगा। फिर मैं एक हाथ से पुराना दरवाजा खोलता हूं और अंदर कदम रखता हूं, लेकिन अंदर का नजारा देखकर मैं पूरी तरह उलझ जाता हूं। जैसे ही वह औरत जमीन पर उतरती है और कमरे को देखती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं समझ ही नहीं पाता कि आखिर ऐसा क्या हो गया। वह घबराकर तुरंत झोपड़ी से बाहर भागती है और मैं भी उसके पीछे चला जाता हूँ। बाहर आकर जब मैं खाली कमरे को ध्यान से देखता हूँ तब मुझे असली बात समझ आती है। जब मैं गांव में बंद था तब गांव वालों ने घर का सारा सामान लूट लिया था। दीवार ठीक करने का सामान तक नहीं छोड़ा गया था और ना ही कोई हथियार बचा था जिससे जंगली जानवरों से बचा जा सके। हालत बेहद खराब हो चुकी थी। थोड़ी दूर जाकर मैं उसे घास पर बैठा रोते हुए देखता हूँ। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। माहौल शांत करने के लिए मैं उसके पास जाकर जमीन पर बैठ जाता हूँ और धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रख देता हूँ। मेरे ऐसा करते ही वह चौंक जाती है। मैं बहुत नरमी से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता हूँ कि अब सब ठीक होगा। मैं धीरे से कहता हूँ कि उसे किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह आंसुओं भरी आंखों से मेरे चेहरे को देखती रहती है और मेरी बातों का मतलब समझने की कोशिश करती है। उसके मन में डर भरा हुआ था क्योंकि हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे और मुझे शिकार करना भी नहीं आता था। उसे डर था कि हम इस खतरनाक जगह में शायद जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन तभी मेरे चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ जाती है। मैं पूरे भरोसे के साथ उसे जताता हूँ कि अब मैं इस परिवार को किसी भी खतरे से बचाऊंगा। भले ही वह मेरे शब्द नहीं समझ पा रही थी, लेकिन मेरे व्यवहार में धीरे धीरे उसके दिल का डर कम करना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे, लेकिन उनमें छिपा डर अब पहले जैसा नहीं था। अंदर ही अंदर वह खुद सोचने लगती है कि आखिर मेरे पास रहकर
उसे इतनी राहत क्यों महसूस हो रही है। वहीं मैं अपने पुराने जीवन को याद करने लगता हूँ। माँ बाप के मरने के बाद मैं हमेशा अकेला ही रहा था, हर मुसीबत से खुद लड़कर जिंदा रहा था। लेकिन अब पहली बार मुझे लगता है कि मेरे पास लड़ने की एक वजह है। अब मेरे पास फैमिली है। यही सोचकर मेरे अंदर नया हौसला भर जाता है और मैं मन ही मन कसम खाता हूँ कि चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इन दोनों को कभी तकलीफ नहीं होने दूंगा। वह औरत घास पर बैठी अपने आंसू पोंछती रहती है और मेरी मौजूदगी उसे धीरे धीरे सुकून देने लगती है। तभी अचानक एक आवाज सुनाई देती है। छोटी बच्ची भागती हुई हमारे पास आती है, रोते हुए मुझसे उस औरत को नुकसान न पहुंचाने की विनती करने लगती है। फिर वो तुरंत अपनी माँ जैसी उस औरत को कसकर पकड़ लेती है, जैसे उसे बचाने की कोशिश कर रही हो। ये देखकर मैं कुछ पल चुप रह जाता हूँ। मेरे सामने एक रोती हुई औरत और डर से कांपती बच्ची थी। मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर ये बच्ची कौन है और उस औरत ने उस दिन पिंजरे के पास मुझे खाना क्यों दिया था। साथ ही मैं यह भी समझने की कोशिश करता हूँ कि इन दोनों ने आखिर इतना दुख क्यों सहा है। लेकिन इन सारे सवालों के बावजूद मेरे दिल में एक बात साफ हो जाती है, अगर हम साथ रहे तो सच में एक परिवार बन सकते हैं। उसी पल मैं मन ही मन फैसला करता हूँ कि मैं एक अच्छा पति और भरोसेमंद पिता बनूंगा और इन दोनों को दोबारा कभी रोने नहीं दूंगा। सूरज ढलने लगता है और पुरानी लकड़ी की झोपड़ी के आसपास ठंडी हवा फैल जाती है। घर के अंदर हम तीनों फर्श पर थोड़ी दूरी बनाकर बैठे हुए थे। मैं सिर पकड़कर सोचने लगता हूँ कि इतनी मेहनत के बाद भी हम फिर शुरुआत वाले हाल में आ गए हैं। लेकिन फिर भी मुझे राहत थी कि अब वे दोनों मुझसे पूरी तरह डर नहीं रही थी। तभी माहौल हल्का करने के लिए मेरे दिमाग में एक तरीका आता है। मैं धीरे धीरे लकड़ी के फर्श पर उनकी तरफ सरकता हूँ और अपने सीने पर हाथ रखकर धीरे धीरे अपना नाम बोलता हूँ, किम जू हॉन। ये देखकर वो औरत हल्का सा समझने वाली सांस छोड़ती है। फिर मैं उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर उसका नाम पूछता हूँ। पहले वो झिझकती है, लेकिन फिर धीरे से शर्माते हुए अपना नाम बताती है, रेगी। मैं उसका नाम दोहराता हूँ ताकि याद रख सकूं और मुस्कुराकर जताता हूँ कि उसका नाम बहुत सुंदर है। फिर मैं छोटी बच्ची की तरफ देखता हूँ और उसका नाम जानने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो चुपचाप पीछे हट जाती है। ये देखकर मुझे एहसास होता है कि शायद उसे कभी नाम ही नहीं दिया गया। ये सोचकर मैं कुछ देर शांत हो जाता हूँ। फिर बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे भरोसा दिलाता हूँ कि अब मैं उसे एक खास नाम दूंगा। मुझे अपने पुराने दुनिया की एक कहानी याद आती है। उसी से प्रेरित होकर मैं छोटी बच्ची का नाम डोरोथी रखने का फैसला करता हूँ, उस बहादुर लड़की के नाम पर जो जादुई दुनिया में सफर करते हुए नए साथियों से मिलती है और आखिर अपनी खुशी ढूंढ लेती है। मैं चाहता था कि ये छोटी बच्ची भी आगे चलकर खुशियां पाए और एक सुंदर जिंदगी जी सके। वो धीरे धीरे अपना नया नाम दोहराने लगती है, जबकि मैं उसे उसके नाम का मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे इस छोटे से व्यवहार से वो इतनी खुश हो जाती है कि उसके चेहरे पर पहली बार चमकती हुई मुस्कान दिखाई देती है। कुछ देर बाद झोपड़ी के बाहर मैं लकड़ी काटने में लगा हुआ था। कुल्हाड़ी हर वार के साथ जोर से लकड़ी पर गिर रही थी। तभी पेड़ के पीछे छिपी रेगी मुझे चुपचाप देख रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं कितना अजीब इंसान हूँ। मैं उसके पुराने हिंसक पति से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर था, लेकिन फिर भी उसके साथ बेहद नरमी से पेश आता था। उसके लिए मैं किसी ऐसे आदमी जैसा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो धीरे धीरे मेरा नाम बोलने की कोशिश करती है और उसे मेरी आवाज की नरमी याद आने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में पहली बार किसी आदमी ने उसके साथ इतनी देखभाल से व्यवहार किया है। मुझे लगातार मेहनत करते देख वो सोचने लगती है कि आखिर मेरे अंदर इतनी दया क्यों है। तभी अचानक मेरी नजर उस पर पड़ जाती है और मैं मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए उससे अपने पास बुलाने लगाता हूँ। खुद को पकड़ा गया देखकर वो थोड़ा घबरा जाती है। धूप सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और वो मेरी काली आंखों और बालों को ध्यान से देखने लगती है। उसी पल उसे गांव में सुनी एक पुरानी अफवाह याद आती है। लोगों का कहना था कि दुश्मन देश ने किसी महान योद्धा को दूसरी दुनिया से बुलाया है। उस योद्धा का वर्णन बिल्कुल मेरी तरह था, लंबा शरीर, गहरे बाल और अजीब आंखें। मैं आराम से उसकी तरफ बढ़ रहा था, जबकि वो लगातार मुझे उसी कहानी से जोड़कर सोच रही थी। धूप में मेरा चेहरा देखकर उसे सच में कुछ पल के लिए लगने लगता है कि कहीं मैं वही लेजेंडरी हीरो तो नहीं, लेकिन अगले ही पल वो खुद ही इस सोच को बेकार मान लेती है, क्योंकि अगर मैं सच में इतना बड़ा इंसान होता तो किसी महल में रहता, इस टूटे गांव में नहीं। ऊपर से वो जानती थी कि वो कहानी शायद सिर्फ अफवाह थी। जैसे जैसे मैं पास आता हूँ वो ध्यान देती है कि मेरे बाल पूरे काले नहीं
बल्कि हल्के भूरे हैं। मेरी आंखों में भी गर्माहट थी। तब जाकर उसका शक पूरी तरह खत्म हो जाता है। वो राहत की लंबी सांस लेती है और मन ही मन खुद को समझाती है कि मैं बस एक असामान्य रूप से बड़ा लेकिन साधारण आदमी हूँ। लेकिन उसी पल उसे यह सोचकर अजीब महसूस होता है कि वो कुछ घंटों में ही मेरे पास खुद को सुरक्षित क्यों महसूस करने लगी है। दूसरी तरफ मैं उसकी हरकत समझ नहीं पा रहा था और उलझन में अपना गाल खुजाने लगता हूँ। वही वो शर्म से हल्का कांपते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। उसकी यह प्रतिक्रिया देखकर मेरे चेहरे के भाव नरम पड़ जाते हैं और मैं धीरे से उसके सिर पर हाथ रख देता हूँ। मेरे स्पर्श को महसूस करते ही उसे एहसास होता है कि वो ऐसी नरमी की आदी ही नहीं है। अब तक किसी आदमी का हाथ उस पर सिर्फ मारने के लिए उठा था, लेकिन मैं बहुत संभलकर उसके बालों पर हाथ फेरता रहता हूँ। वो आंखें बंद कर लेती है और उस एहसास में खो जाती है। अंदर ही अंदर वो चाहती थी कि यह पल जल्दी खत्म ना हो। पूरी तरह शांत होकर वो मन ही मन उम्मीद करने लगती है कि मैं ऐसे ही उसके करीब बना रहूं। मैं भी धीरे धीरे उसके करीब झुकने लगता हूं और अचानक महसूस करता हूं कि मेरा चेहरा गर्म हो रहा है। वो शर्माते हुए ऊपर देखती है और उसकी आंखों में हल्का सा निमंत्रण साफ दिखाई देता है। माहौल धीरे धीरे और करीब आने लगता है। हम दोनों आंखें बंद करके एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन तभी अचानक मेरी आंखें खुल जाती हैं और मैं घबराकर पीछे हट जाता हूँ। अगले ही पल हम दोनों शर्म से तुरंत अलग हो जाते हैं और अजीब सी चुप्पी छा जाती है। माहौल संभालने के लिए मैं खांसने का नाटक करता हूँ और नजरें दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। फिर जल्दी से बात बदलने के लिए घास पर पड़ा खाली लकड़ी का डिब्बा उठाता हूँ और पानी लाने का बहाना बनाकर वहां से निकल पड़ता हूँ। पीछे रेगी वही खड़ी रह जाती है। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। उधर मैं जंगल के अंदर तेजी से चलता जा रहा था और खुद को बेवकूफ समझ रहा था। मैं सिर पकड़कर सोचने लगता हूँ कि आखिर वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। एक ही दिन में शादी भी हो गई और मुलाकात भी। ऊपर से हम ठीक से बात तक नहीं कर सकते थे। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि अब उसके सामने कैसे रहूं। फिर मैं मन ही मन तय करता हूँ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं वैसे व्यवहार करूंगा। लेकिन तभी अचानक मेरे कदम रुक जाते हैं। चारों तरफ अंधेरा और घना जंगल फैल चुका था। मुझे एहसास होता है कि मैं जरूरत से ज्यादा दूर आ चुका हूँ और अब वापस जाने का रास्ता भी भूल गया हूँ। तभी पेड़ों के बीच से अजीब सी डरावनी आवाज गूंजती है। मेरा पूरा शरीर सतर्क हो जाता है। मैं फैसला करता हूँ कि जल्दी से पानी लेकर वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन तभी मेरे शरीर में ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। मेरे सामने रास्ता रोककर एक विशाल काला भेड़िया खड़ा था, जिसकी लाल चमकती आंखें सीधे मुझे घूर रही थी। वो विशाल काला भेड़िया जोर जोर से गुर्राने लगता है। उसकी लाल चमकती आंखें साफ बता रही थी कि वो किसी भी पल मुझ पर हमला कर सकता है। उसे सामने देखकर मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगता हूँ और खुद को शांत रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसकी विशाल काया देखकर अब मुझे सच में एहसास हो चुका था कि मैं कितने बड़े खतरे में फंस चुका हूँ। बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं पानी वाली बाल्टी नीचे फेंक देता हूँ और सबसे बुरे हालात के लिए खुद को तैयार कर लेता हूँ। तुरंत जमीन से एक मोटी टहनी उठाकर मैं उसे हथियार की तरह पकड़ लेता हूँ। अगले ही पल वो भेड़िया बिजली की तरह मेरी तरफ झपटता है और अपने विशाल जबड़े खोल देता है। मैं पूरी ताकत से टहनी को उसके सामने अड़ा देता हूँ ताकि उसका हमला रोक सको। मौका मिलते ही मैं सीधा उसके सिर पर जोरदार मुक्का मार देता हूँ, लेकिन उसके दांतों की ताकत इतनी भयानक थी कि वो टहनी एक ही झटके में टूट जाती है। वो रुकने के बजाय और ज्यादा गुस्से में मुझ पर हमला करता रहता है, लेकिन अब मैंने भी तय कर लिया था कि मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ। मैं लगातार उसे मुक्के मारता रहता हूँ और किसी तरह उसे पीछे धकेलने की कोशिश करता हूँ। हालांकि हर वार के बदले वह भी मुझे घायल कर देता है। उसके पंजे और दांत मेरे शरीर को चीरने लगते हैं और दर्द से मेरी चीख निकल जाती है। तभी अचानक मेरे पूरे शरीर में अजीब सी जलन फैलने लगती है। मैं खुद घबरा जाता हूँ क्योंकि अगले ही पल लड़ाई के बीच अचानक आग का विस्फोट होता है। मेरी दाईं बाह भयानक जादुई आग से ढक जाती है। उस तपिश को महसूस करते ही भेड़िया डर कर पीछे हट जाता है और घबराई हुई आवाजें निकालने लगता है। अब वह खुद बचने की कोशिश कर रहा था। मौका मिलते ही मैं पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता हूं और आग से घिरे हाथ से आखिरी वार करता हूं। अगले ही पल वह विशाल भेड़िया जमीन पर गिर जाता है। उसका शरीर बुरी तरह जल चुका था और उससे धुआं उठ रहा था। लड़ाई खत्म होते ही मैं थक कर घास पर गिर पड़ता हूँ और हैरानी से अपनी जलती हुई बाह को देखने लगता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर
अभी हुआ क्या है। मैं तुरंत अपना हाथ जांचता हूँ, लेकिन हैरान रह जाता हूँ क्योंकि उस पर जलने का एक भी निशान नहीं था। वहीं बैठे बैठे मैं सोचने लगता हूँ कि क्या मैंने सच में जादू का इस्तेमाल किया था, तथा मुझे गांव में हुआ वह चमकता हुआ कॉन्ट्रैक्ट याद आता है और धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक खतरनाक बात साफ होने लगती है। शायद मैं सच में इस दुनिया का कोई ओवर पावर्ड इंसान हूं जिसे दूसरी दुनिया में भेजा गया है। मैं अपनी हथेली को खूरते हुए इस बात को परखने का फैसला करता हूँ। मैं हाथ आगे बढ़ाकर जोर से अलग अलग जादुई मंत्र बोलने लगता हूँ। कई बार कोशिश करता हूँ, अलग अलग पोज बनाता हूँ, लेकिन कुछ नहीं होता। धीरे धीरे मैं चिढ़ने लगता हूँ और घास पर लेटकर और भी अजीब नाम बोलने लगता हूँ, यहाँ तक कि आग की आत्माओं और ड्रैगन को बुलाने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा रहता है। खुद की हरकतें देखकर मुझे ही शर्म आने लगती है। फिर मैं सिर खुजलाते हुए सोचता हूँ कि यह सब भ्रम नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे घाव सच में थोड़ा भर चुके थे। उसी पल मेरे अंदर एक नया सपना जन्म लेता है। अगर मैं इस ताकत को सही से सीख गया तो मैं बेहतरीन शिकारी बन सकता हूँ और रैगी और डोरोथी को अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। जमीन पर बैठे बैठे मैं यह भी सोचने लगता हूँ कि अगर मुझे ठीक करने वाला जादू सीखने को मिल गया तो इस गांव में बिना वैद्य के भी हम जिंदा रह पाएंगे। कुछ देर बाद मैं शांत होकर खड़ा होता हूँ, शरीर फैलाकर लंबी सांस लेता हूँ और तय करता हूँ कि अब मुझे धैर्य के साथ इस नई शक्ति को समझना होगा। अभी अचानक पुरानी दर्द भरी यादें मेरे दिमाग में लौट आती है। माँ बाप की मौत के बाद मैं कितना अकेला हो गया था। रिश्तेदारों ने भी मुझे ही हर मुसीबत की वजह मान लिया था। उनका नफरत भरा व्यवहार इतना बढ़ गया था कि वे मुझे अपशकुन तक कहने लगे थे। अपने ही परिवार के बीच मैं किसी श्राप की तरह जी रहा था, लेकिन अब वर्तमान में लौटते हुए मैं उन यादों को जबरदस्ती दिमाग से हटाता हूँ और फिर से खुद को संभालता हूँ। मेरी नजर फिर उस मरे हुए भेड़िए पर जाती है और मैं फैसला करता हूँ कि दूसरे जानवर आने से पहले इसे घर ले जाना होगा। मैं उस विशाल भेड़िए को अपनी पीठ पर उठाता हूँ और चांदनी रात में वापस घर की तरफ चल पड़ता हूँ। रास्ते भर मैं मन ही मन अपने दादा को धन्यवाद देता रहता हूँ, जिन्होंने मुझे जानवरों को संभालना सिखाया था। वही ज्ञान आज मेरे काम आ रहा था। चांदनी में चलते हुए अचानक मुझे उनकी बहुत याद आने लगती है और दिल करता है काश वह मुझे अभी देख पाते, लेकिन खुद को संभालने के लिए मैं फिर अपना ध्यान अपनी नई जादुई ताकत पर ले आता हूँ। दूसरी तरफ पुरानी झोपड़ी के अंदर आग जल रही थी और उसकी हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। रैगी चुपचाप खाना तैयार कर रही थी। उसे एक कटोरे की जरूरत पड़ती है तो वह पास खड़ी डोरोथी से उसे देने को कहती है। छोटी डोरोथी खुशी खुशी कटोरा पकड़ाती है और बदले में रैगी प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देती है। बस इतना सा प्यार पाकर डोरोथी का चेहरा खुशी से चमक उठता है। पहली बार उसे सच में परिवार जैसी गर्माहट महसूस हो रही थी। फिर वह खुशी में पूरे कमरे में दौड़ने लगती है। उसके अंदर मानो नई जान आ गई थी। थोड़ी देर बाद जिज्ञासा में वह खिड़की के पास जाती है और बाहर फैले अंधेरे जंगल को ध्यान से देखने लगती है। खिड़की के पास खड़ी डोरोथी बाहर अंधेरे में झांक रही थी। तभी रैगी की नजर दरवाजे की तरफ जाती है और उसे वहां कुछ हलचल दिखाई देती है। वो हल्की उलझन में कुछ बुदबुदाती ही है कि अचानक दरवाजे के पास किसी भेड़िए जैसे विशाल राक्षस का सिर दिखाई देता है। ये देखते ही डोरोथी डर के मारे जोर से चीख पड़ती है और रोते हुए पीछे भाग जाती है। उसकी चीख सुनते ही रैगी घबरा जाती है और तुरंत रसोई से चाकू उठा लेती है। वो कांपते हुए भी खुद को संभालती है और डोरोथी को पीछे रहने को कहकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती है। लेकिन जैसे ही वो बाहर पहुंचती है उसके कदम वहीं रुक जाते हैं। सामने मैं खड़ा था और अपनी पीठ पर उस विशाल राक्षसी भेड़िए की लाश उठाए जोर जोर से सांस ले रहा था। रैगी की आवाज सुनते ही मैं वो भारी शरीर जमीन पर गिरा देता हूँ, लेकिन वो मुझे देखकर घबराहट में बाहर भागती हुई आती है क्योंकि उसे लगता है कि मुझ पर हमला हुआ है। मैं उलझन में दरवाजे के पास बैठ जाता हूँ और उनकी प्रतिक्रिया देखने लगता हूँ। तभी रैगी को एहसास होता है कि मैं सुरक्षित हूँ। राहत मिलते ही उसके हाथ से चाकू घास पर गिर जाता है और उसके शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो जाती है। वो तुरंत मेरे पास आकर मुझे ध्यान से देखने लगती है। मैं उसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ठीक हूँ और बस हाथ पर हल्की चोट लगी है। तभी डोरोथी भी धीरे धीरे डरते हुए पास आती है और चुपचाप मेरे पैर को छूती है। मैं रैगी के हाथ पकड़कर दोनों को शांत करने की कोशिश करता हूँ और उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि अब डरने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही रैगी अचानक मुझे कसकर गले लगा लेती है। पहले तो मैं उसकी प्रतिक्रिया समझ नहीं पाता, लेकिन फिर एहसास होता है कि वो डर नहीं बल्कि राहत में मुझे पकड़ रही है। वहीं डोरोथी भी रोते हुए मेरे पैर से लिपट जाती है। उन्हें इस हालत में देखकर मैं मन ही मन कसम खाता हूँ कि अब दोबारा कभी इन्हें
ऐसी डरावनी चिंता में नहीं डालूंगा। अगली सुबह धूप के साथ झोपड़ी के बाहर शांति फैली हुई थी। मैं सुबह से ही बाहर लकड़ी की मेज पर उस राक्षसी भेड़िए के शरीर को काटने में लगा था। मैं ध्यान से उसके काम की चीजें अलग कर रहा था, लेकिन ये काम उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल और थकाने वाला था। मेरे माथे पर पसीना बह रहा था और मैं सोचने लगा कि दादा ये सब कितना आसान दिखाते थे। थक कर मैं मन ही मन तय करता हूँ कि मुझे शिकार और जानवर संभालने का बेहतर तरीका सीखना होगा। तभी कुछ देर बाद रैगी लकड़ी की बाल्टी लेकर बाहर आती है। मैं उसका नाम लेकर उसे बुलाता हूँ और वो जल्दी से मेरे पास आ जाती है। बाल्टी नीचे रखने के बाद वो इशारों में मुझे मांस अंदर रखने को कहती है। मैं उसकी बात समझ जाता हूँ और मांस उठाने लगता हूँ। फिर अचानक मुझे याद आता है कि मुझे उनकी भाषा में धन्यवाद कहना सीखना चाहिए। थोड़ी झिझक के साथ मैं अटपटी आवाज में धन्यवाद बोलने की कोशिश करता हूँ। ये सुनते ही रैगी की आंखें चमक उठती है और वो मुस्कुराते हुए वही शब्द दोहराकर मेरी बोली सुधारती है। एक पल के लिए मुझे लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, लेकिन उसके चेहरे की गर्म मुस्कान देखकर समझ जाता हूँ कि वो खुश है। मुझे धन्यवाद कहते देख रैगी भावुक हो जाती है और चुपचाप मुझे काम करते हुए देखने लगती है। तभी अचानक उसका हाथ अपने होठों पर चला जाता है और उसे सुबह वाला वो अचानक हुआ किस याद आ जाता है। ये सोचते ही उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि क्या मैं कभी किसी और के इतने करीब आया था। ये ख्याल आते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अचानक वो मेरी मदद करने के लिए जल्दी से मेरी तरफ दौड़ती है, क्योंकि उसे अजीब लग रहा था कि मैं सारा काम अकेले कर रहा हूँ। संतुलन बिगड़ जाता है और वो मुझसे टकरा जाती है। माहौल अचानक अजीब सा हो जाता है। वो आंखें बंद कर लेती है जैसे कुछ शर्मनाक होने वाला हो, लेकिन मैं धीरे से झुककर उसके माथे पर हल्का सा किस कर देता हूँ। वो तुरंत पीछे हट जाती है और खुद की सोच पर शर्मिंदा हो जाती है। मैं उसकी प्रतिक्रिया समझ नहीं पाता और फिर दोबारा उसके करीब चला जाता हूँ। इस बार वो डरने के बजाय आंखें खुली रखती है। तभी मैं अचानक उसके होठों पर हल्का सा किस कर देता हूँ। वो पूरी तरह जड़ होकर वहीं खड़ी रह जाती है। दरवाजे के पास खड़ी डोरोथी यह सब चुपचाप देख रही थी। खुद को देखे जाते समझकर रैगी शर्म से तुरंत घर के अंदर भाग जाती है। कुछ देर बाद मैं सामान उठाकर मिट्टी वाले रास्ते पर चल पड़ता हूँ और पीछे पीछे डोरोथी भी आने लगती है। मैं पीछे मुड़कर उसे हल्की मुस्कान देता हूँ, जैसे उसका धन्यवाद कर रहा हूँ, लेकिन तभी मुझे एहसास होता है कि शायद मैंने उसे ठीक से बुलाया ही नहीं। मैं रास्ते के बीचों बीच सामान नीचे रखता हूँ और प्यार से उसका नाम लेकर उसे पास बुलाता हूँ। अपना नाम सुनते ही डोरोथी खुशी से चमक उठती है और पूरी ताकत लगाकर मेरा सामान धकेलने में मदद करने लगती है। उधर झोपड़ी के अंदर रैगी उस राक्षसी भेड़िए की काली खाल को सहला रही थी। मैं दूर से देखकर सोचने लगता हूँ कि वो इतनी बदबूदार खाल को घर के अंदर क्यों सुखा रही है, लेकिन अगले ही पल मुझे समझ आता है कि उसकी खाल बहुत कीमती होगी। डोरोथी भी उत्साह में उस मोटी नरम खाल को साफ करने लगती है और उसकी मुलायमियत महसूस करके खुश हो जाती है। यह देखकर रैगी के चेहरे पर सच्ची हंसी आ जाती है। वहीं मैं चुपचाप मुस्कुराने लगता हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे लगता है कि मैं अपने नए परिवार को खुशियां दे पा रहा हूँ। दिन धीरे धीरे शांति से आगे बढ़ता रहता है। जंगल के पास बनी उस छोटी सी जगह में हम सब मिलकर सामान तैयार करने लगते हैं। मांस को लंबे समय तक बचाने के लिए मसालों के साथ संभाल कर रखा जा रहा था। मैं ध्यान से हर चीज देखता हूँ ताकि सही तरीके सीख सकूं। जानवर की चर्बी बच जाने पर रैगी के चेहरे पर खुशी देखकर मुझे राहत मिलती है, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था कि यहाँ हर छोटी चीज की कीमत होती है। उसी पल मेरे अंदर एक नया लक्ष्य पैदा होता है और मैं महसूस करता हूँ कि अगर मुझे इस दुनिया में अपने परिवार को सुरक्षित रखना है तो मुझे जल्दी से जल्दी जीने के सारे जरूरी हुनर सीखने होंगे। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अगर मुझे अपने नए परिवार का भविष्य सुरक्षित करना है तो मुझे इस दुनिया का व्यापार और सामान बदलने का तरीके जल्दी सीखना होगा। यही सोचकर मैं तुरंत दोबारा काम पर जाने के लिए खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन जैसे ही बाहर निकलने लगता हूँ रैगी जल्दी से मेरे सामने आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। मैं हैरानी से उसे देखता हूँ और मुस्कुराकर पूछता हूँ कि क्या वो चाहती है मैं थोड़ा और आराम करूं। फिर उसे समझाता हूँ कि अब मुझे दर्द नहीं हो रहा और मैं ठीक हूँ। मैं धीरे से उसके कंधे को छूकर उसे भरोसा दिलाता हूँ कि मैं खुद को जरूरत से ज्यादा थकाऊंगा नहीं। वो चुपचाप मुझे देखती रहती है जबकि मैं बाहर निकल जाता हूँ। कुछ देर बाद मैं जंगल के अंदर पहुंच चुका था और वहां के पेड़ों को ध्यान से देखकर सोचने लगता हूँ कि लकड़ी काटने की प्रैक्टिस के लिए यह जगह सही है। मैं कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ता हूँ, क्योंकि मुझे सही पेड़ चुनने की ज्यादा समझ नहीं थी, लेकिन अपनी ताकत पर भरोसा जरूर था। बिना देर किए मैं कुल्हाड़ी उठाकर
पूरी ताकत से वार करता हूँ। दूसरी तरफ झोपड़ी के आसपास शांति फैली हुई थी। तभी अचानक मैं वापस लौटता हूँ और मेरी पीठ पर लकड़ियों का इतना बड़ा ढेर होता है कि उसे देखकर रेगी और डोरोथी दोनों दंग रह जाती है। मैं थककर जैसे ही बैठता हूँ, रेगी धीरे धीरे मेरे पास आती है और समझ नहीं पाती कि क्या करे। चिंता में वो मेरे हाथ को दबाकर मालिश करने लगती है, जबकि मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी चिंता देखकर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और मैं धीरे से उसका धन्यवाद करता हूँ। तभी अचानक डोरोथी लकड़ी के फर्श पर दौड़ती हुई जाती है, एक टब में हाथ डालती है और फिर तेजी से वापस भागती हुई आती है। अगले ही पल वो पानी मुझ पर उछाल देती है। मैं पूरी तरह भीग जाता हूँ और कुछ समझ ही नहीं पाता। ये देखकर रेगी घबरा जाती है और तुरंत बच्ची की तरफ से माफी मांगने लगती है, लेकिन डोरोथी मासूम आंखों से मुझे देखती रहती है, जैसे वो तारीफ का इंतजार कर रही हो। उसकी भावना समझते ही मैं उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरता हूँ और मुस्कुराकर उसका धन्यवाद करता हूँ। ये सुनते ही वो खुशी से फिर पानी लेने दौड़ पड़ती है, जबकि रेगी उसे रोकने की कोशिश में परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद मैं आग के पास बैठकर खुद को सुखा रहा था और रेगी मेरी मदद कर रही थी। उसी दौरान मैं सोचने लगता हूँ कि ये सब किसी सपने जैसा लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसी खुशी मिलेगी। उसी पल मैं मन ही मन कसम खाता हूँ कि इन दोनों की मुस्कान हमेशा बचाकर रखूंगा। धीरे धीरे रात हो जाती है। पहाड़ों के बीच बनी उस अकेली झोपड़ी की चिमनी से धुआं उठ रहा था और अंदर आग की गर्माहट फैली हुई थी। हम तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। डोरोथी खाते खाते वही सो जाती है और मैं प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगता हूँ। ये देखकर रेगी हल्के से हंस पड़ती है। फिर मैं बहुत सावधानी से सोई हुई डोरोथी को उठाता हूँ और बिस्तर पर लेटाने ले जाता हूँ, जबकि रेगी पीछे सफाई करने लगती है। मैं बच्ची को आराम से बिस्तर पर रखता हूँ ताकि उसकी नींद न टूटे। तभी काम करते हुए अचानक मेरा हाथ रेगी के हाथ से छू जाता है। वो तुरंत शर्म से सिमट जाती है और चुप हो जाती है। उसकी ये हालत देखकर मैं उलझन में पड़ जाता हूँ। धीरे धीरे माहौल और शांत और करीब महसूस होने लगता है। मैं धीरे से उसे अपनी बाहों में खींच लेता हूँ। शर्म से उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो अपना चेहरा छिपाने लगती है। मैं उसका हाथ पकड़कर उसे भरोसा दिलाता हूँ कि सब ठीक है। हमारी आंखें एक दूसरे से मिलती हैं और मैं उसे महसूस कराता हूँ कि उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है। फिर मैं धीरे से उसके करीब जाकर कहता हूँ कि अब आराम करने का समय है। रात की शांति में मैं रेगी और डोरोथी के बारे में सोचता रहता हूँ। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि अब मेरे पास सच में फैमिली है जिसे मुझे बचाना है। मैं मन ही मन दुआ करता हूँ कि ये खुशी मुझसे कभी दूर ना हो और हम हमेशा ऐसे ही साथ रहे। उस गर्माहट से बहुत दूर बड़े बड़े महल खड़े थे जो याद दिलाते थे कि दौलत कभी भी उस सुकून की बराबरी नहीं कर सकती जो इस छोटी जिंदगी में था। इस कठोर मध्ययुगीन दुनिया में गरीब लोगों के बच्चे हमेशा अपने माँ बाप के साथ एक ही छोटे कमरे में बड़े होते थे। रेगी भी बचपन में अक्सर सोचती थी कि रात के अंधेरे में पति पत्नी आखिर करते क्या है। उसके पास बस अपने डरपोक पिता की यादें थीं जो हमेशा चिल्लाकर घर को डर से भर देता था। बचपन में वो कंबल के अंदर छिपकर अपनी माँ की रोने की आवाज सुनती रहती थी जो सुबह तक बंद नहीं होती थी। उन दर्दनाक यादों ने उसकी जिंदगी को डर से भरा एक बुरा सपना बना दिया था और वो हमेशा डरती थी कि कहीं उसका भविष्य भी अपनी माँ जैसा ना हो जाए। तभी धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं और पुराने डरावने सपने गायब होने लगते हैं। जलती लकड़ियों की हल्की आवाज उसे नींद से जगाती है। कुछ पल बाद उसे एहसास होता है कि वो ठंडी जमीन पर नहीं बल्कि बिस्तर पर लेटी हुई है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है कि मैंने अपना हाथ उसके सिर के नीचे तकिए की तरह रखा हुआ था ताकि उसे आराम मिले। उस गर्माहट को महसूस करते हुए पहली बार उसे असली सुकून मिलता है। मुझे सोते हुए देखकर वो सोचने लगती है कि पति पत्नी की रातें हमेशा डरावनी नहीं होती। वो महसूस करती है कि मुझसे मिलने के बाद उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल रही है। तभी मेरी हल्की नींद खुलने लगती है और वो घबरा जाती है। आधी नींद में ही मैं रेगी और डोरोथी दोनों को अपनी तरफ खींचकर गर्माहट भरी बाहों में भर लेता हूँ। अचानक इतनी नजदीकी से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है और वो चाहती है कि ये पल कभी खत्म ना हो। कुछ देर बाद सुबह की धूप पूरे कमरे में फैल जाती है और मेरी नींद पूरी तरह खुल जाती है। मैं सावधानी से उठता हूँ ताकि सोती हुई डोरोथी की नींद न टूटे। उसके सिर पर हल्की थपकी देकर बिस्तर से उतर जाता हूँ। तभी पहले से जाग चुकी रेगी लकड़ी की बाल्टी लेकर अंदर आती है। मैं तुरंत उसके हाथ से बाल्टी पकड़ लेता हूँ ताकि उसे वजन ना उठाना पड़े। वो हल्का सा चौंक जाती है। मैं आसानी से भारी पानी को आग पर रखे बड़े बर्तन में डाल देता हूँ। फिर अपनी पुरानी भाषा में उससे पूछ बैठता हूँ कि क्या वो अच्छी नींद सोई, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाती और बस मुझे देखने लगती है। मैं दोबारा प्यार से पूछता हूँ तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो धीरे से सिर हिलाती है और मुझे एहसास होता है
कि शायद उसे प्यार से बिलाना शर्मिंदा कर रहा है। इसलिए मैं पूछता हूँ कि मुझे उसे क्या कहना चाहिए और उसका नाम लेने का इशारा करता हूँ, लेकिन वो धीरे से चाहती है कि मैं उसे उसी प्यार वाले नाम से बुलाता रहूं। ये सुनकर मैं मुस्कुरा देता हूँ और दोबारा वही शब्द बोलता हूँ। वो तुरंत शर्म से अपना चेहरा छिपा लेती है। उसकी प्यारी हरकत देखकर मेरा मन उसे और छेड़ने का करता है। मैं हल्के से उसके कंधे को छूकर उसे मेरी तरफ देखने को कहता हूँ। तभी अचानक डोरोथी उछलकर उठ जाती है। आधी नींद में वो बस इतना बोलती है कि उसे मांस खाना है और लड़खड़ाते हुए बिस्तर से नीचे उतर जाती है। भूख में वो तेजी से हमारी तरफ भागती है, लेकिन हमें पार करके सीधे लटकते हुए बड़े मांस के टुकड़े की तरफ दौड़ पड़ती है। उसकी चमकती आंखें देखकर हम दोनों हंस पड़ते हैं। वो लकड़ी के ड्रम को पकड़कर ऊपर पहुंचने की कोशिश करती रहती है और पैर हवा में झुलाती रहती है। उसकी मासूमियत और उत्साह देखकर मेरा दिल भर आता है। उसी पल मैं तय करता हूँ कि आज के शिकार में और मेहनत करूंगा ताकि घर का खाना कभी कम ना पड़े। फिर मैं आत्मविश्वास के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता हूँ। इस बार मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी और मुझे उस पर पूरा भरोसा था। मैं गीली घास पर कदम रखते हुए जंगल के और अंदर बढ़ता जाता हूँ। तभी अचानक मेरे कदम रुक जाते हैं क्योंकि हवा में कुछ अजीब महसूस होता है। मैं तुरंत पीछे मुड़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि पूरे माहौल में एक भारी दबाव फैल गया है। खुली जगह होने के बावजूद सांस लेना मुश्किल सा लग रहा था। मैं कुल्हाड़ी को और कसकर पकड़ लेता हूँ और हर खतरे के लिए खुद को तैयार कर लेता हूँ। तभी धुंध के बीच भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगती है और कोई आकृति धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ती दिखाई देती है। पहले मुझे लगता है कि कोई राक्षस होगा, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आता है कि वो इंसान है। वो हुड पहने अजनबी बिना किसी दुश्मनी के मेरी तरफ बढ़ता रहता है। जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई देता है, मैं एक पतली दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को देखता हूँ, लेकिन उसके आसपास फैला अजीब दबाव मुझे बेचैन कर देता है और मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर ये रहस्यमयी आदमी है कौन। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो। कहानी कुछ समय पीछे जाती है। घने जंगल के बीच वही रहस्यमयी बूढ़ा आदमी जमीन पर बने निशानों को ध्यान से देख रहा था। चारों तरफ टूटी हुई मिट्टी, घसीटे जाने के निशान और विशाल पंजों के गहरे गड्ढे साफ बता रहे थे कि यहाँ कुछ बेहद खतरनाक हुआ था। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उन निशानों को पढ़ता है और जल्दी ही इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि उस विशाल काले भेड़िए को हराने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं था। लेकिन एक बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उसने साफ समझ लिया था कि मुझे न तलवार चलानी आती है और न किसी असली हथियार का सही इस्तेमाल। फिर भी मैंने इतने खतरनाक जानवर को अकेले खत्म कर दिया था। यही सोचकर वह तय करता है कि अब वह खुद मेरी सच्चाई की जांच करेगा। इसी वजह से वह बाद में जंगल में मुझसे मिलता है। वहां मेरी बाह पर बने गहरे घावों और दांतों के निशानों को देखकर वह तुरंत पहचान जाता है कि यह भेड़िए के काटने के निशान है। लेकिन उसी पल उसके चेहरे पर हैरानी और बढ़ जाती है क्योंकि इतने गहरे घाव लगभग भर चुके थे। सामान्य इंसान का हाथ तो अब तक सड़ने लगता और शरीर में इन्फेक्शन फैल जाता। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक मुझे घूरता रहता है और फिर उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आता है, शायद मैं एक दुर्लभ मेज हूँ। इस दुनिया में मेज बहुत कम होते थे और जिनके पास मैजिक होती थी वे लगभग राक्षसों जैसी ताकत रखते थे। अगर मैं सच में ऐसा इंसान निकला तो शायद वह आखिर अपने जीवन का बदला पूरा कर सकता था। दूसरी तरफ मैं उसकी अजीब हरकतों और घूरती नजरों को देखकर खुद और ज्यादा उलझता जा रहा था। तभी कहानी बूढ़े आदमी के अतीत की तरफ मुड़ती है। कभी वह भी बेहद ताकतवर जवान हुआ करता था, युद्ध भूमि में लड़ चुका था और बड़े मालिक के सैनिकों में शामिल था। अपने बूढ़े पिता को पीछे छोड़कर वह गांव गांव घूमता रहा क्योंकि उसका सपना था कि वह एक महान शिकारी बने। एक दिन वह एक ऐसे गांव पहुंचा जहां सब कुछ भरपूर था, खाना, जानवर, लोग, लेकिन वहां एक चीज की हमेशा कमी रहती थी, जलाने की लकड़ी। अजीब बात यह थी कि लोगों को मालिक के जंगल में जाने की इजाजत थी, फिर भी कोई वहां नहीं जाता था। बाद में उसे असली वजह पता चली। उस जंगल में गॉब्लिन रहते थे। एक दिन उन्हीं गॉब्लिन ने उस पर हमला किया और उसका पैर हमेशा के लिए खराब कर दिया। लेकिन असली डरावनी बात अभी बाकी थी। वे गॉब्लिन पहाड़ों में रहने वाली इंसानी औरतों को उठा ले जाते थे और उनसे जबरदस्ती बच्चे पैदा करते थे ताकि उनकी संख्या बढ़ती रहे। धीरे धीरे गांव की औरतें मरने लगी और आखिर सबको पता चला कि पहाड़ों के अंदर एक बदनाम गॉब्लिन गांव छिपा हुआ है। घायल होने की वजह से बूढ़ा आदमी कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसके अंदर बदले की आग जलती रही। उसने कसम खाई कि एक दिन वह उस पूरे गांव को आग में जला देगा और तभी उसकी जिंदगी में मेरी एंट्री हुई। उसने मेरे अंदर पोटेंशियल देख लिया था, विशाल शरीर,
भारी ताकत, लंबे हाथ और तेज सुनने की क्षमता, यह सब देखकर उसने तय कर लिया कि वह मुझे एक असली शिकारी बनाएगा। लेकिन उससे पहले वह मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था ताकि मैं बाद में उसे छोड़कर भाग न सकूं। दूसरी तरफ मैं अभी भी उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। मैं उसके सामने झुक जरूर जाता हूं, लेकिन पूरी तरह सावधान रहता हूं। बूढ़ा आदमी फिर मुझे अपनी भाषा में बताने लगता है कि अब वह मुझे ट्रेन करेगा। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसकी हर बात समझ सकता हूं। उसकी इस बेवकूफी पर मुझे अंदर ही अंदर हंसी भी आ रही थी। फिर कहानी हमारे छोटे से घर की तरफ लौटती है। मैं बाहर जाने की तैयारी कर रहा था, जबकि रेगी और डोरोथी मेरे लिए खाना तैयार कर रही थी। तभी मेरी नजर बाहर खड़े उसी सस्पिशियस बूढ़े आदमी पर पड़ती है, लेकिन मैं उसे घर के अंदर नहीं आने देना चाहता था, खासकर उसकी उस अजीब मुस्कान के साथ। उसकी शक्ल देखकर मुझे अपने पुराने दुनिया के HR मैनेजर की याद आने लगती है, जो सैलरी की बात करते समय बिल्कुल ऐसी ही डरावनी मुस्कान देता था। मैं बाहर निकलने की तैयारी करता हूं, लेकिन उससे पहले रेगी जल्दी जल्दी मेरे लिए लंच बॉक्स तैयार करने लगती है। डोरोथी भी खुशी खुशी उसकी मदद करती है। फिर छोटी डोरोथी दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है ताकि मैं बिना खाना लिए बाहर न निकल जाऊं। रेगी सावधानी से लंच बॉक्स मेरे बैग में रखती है और इशारों से कहती है कि मुझे ठीक से खाना खाना चाहिए। यह सब देखकर मेरे दिल में अजीब सी गर्माहट भर जाती है और मैं सोचने लगता हूं कि फैमिली होना कितना खूबसूरत एहसास है। बाहर निकलने से पहले रेगी मुझे सुरक्षित वापस आने को कहती है। मैं मुस्कुराकर सिर हिलाता हूँ। फिर वह डोरोथी को गुड बाय बोलने को कहती है और छोटी बच्ची खुशी से हाथ हिलाकर मुझे विदा करती है। मैं दोनों को आखिरी बार देखता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ कि अब मुझे भी उस सैंटा की जरूरत पड़ने लगी है जिसने मुझे यह जिंदगी दी। इसके बाद मैं बूढ़े आदमी के साथ घने जंगल की तरफ निकल पड़ता हूँ। काफी देर तक हम दोनों बिना कुछ बोले चलते रहते हैं। तभी बूढ़ा आदमी धीरे से कुछ बोलता है और जमीन की तरफ इशारा करता है। मैं नीचे देखता हूँ और समझ जाता हूँ कि वह अपने पैरों के निशान और चलने के तरीके से मुझे कुछ सिखा रहा है। जिज्ञासा में मैं धीरे धीरे उसके हर कदम की नकल करने लगता हूँ। वो यह सब नोटिस करता है, लेकिन कुछ नहीं कहता और चुपचाप आगे बढ़ता रहता है। उसी दिन से वह मुझे पहाड़ों और शिकारी की जिंदगी के बारे में सिखाना शुरू कर देता है, लेकिन वह हथियार चलाना या जानवर मारना सिखाने से पहले मुझे पहाड़ों को समझना सिखाता है। हवा की आवाज, जमीन के निशान, पेड़ों की हालत, जानवरों की गंध। वो चाहता था कि मैं पहले जंगल को महसूस करना सीखूं। शाम होने तक मैं एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ था, जबकि बूढ़ा आदमी पास खड़ा अपना बैग खोल रहा था। कुछ देर बाद वह उसमें से कुछ निकालकर मुझे इशारा करता है। जैसे ही मेरी नजर उस चीज पर पड़ती है, मेरा चेहरा खुशी से चमक उठता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आखिर अब मैं रेगी के हाथ से बना लंच खा पाऊंगा। लेकिन जैसे ही मैं लंच बॉक्स खोलने लगता हूँ, बूढ़ा आदमी तुरंत मेरा हाथ रोक देता है। बूढ़ा आदमी मुझे शांत आवाज में समझाने लगता है कि पहाड़ों और जंगलों में इंसानों के हाथ से बना खाना बहुत दूर तक अपनी खुशबू फैला देता है। अगर मैंने वहां बैठकर लंच बॉक्स खोल दिया तो आसपास घूम रहे जंगली जानवर तुरंत उसकी गंध सूंघ लेंगे और कुछ ही देर में हमारे चारों तरफ इकट्ठा हो जाएंगे। यह सुनते ही मेरे चेहरे की सारी चमक गायब हो जाती है। मैं धीरे धीरे लंच बॉक्स को दोबारा बंद कर देता हूँ, लेकिन मेरा मन बार बार रेगी की तरफ चला जाता है, जिसने सुबह इतनी जल्दी उठकर मेरे लिए प्यार से खाना तैयार किया था। वो शायद चाहती थी कि मैं जंगल में भूखा ना रहूं। यही सोचकर मेरे दिल में अजीब सी कसक उठती है और मैं कुछ देर तक चुप बैठा रहता हूँ। बूढ़ा आदमी मेरी हालत देखकर भी कुछ नहीं कहता और बस आगे बढ़ने का इशारा कर देता है। दिन धीरे धीरे आगे बढ़ता है और कई घंटों तक जंगलों और पहाड़ी रास्तों में घूमने के बाद वह मुझे अपने पुराने घर तक ले जाता है। घर अंदर से काफी साधारण था, लेकिन दीवारों पर अलग अलग तरह के हथियार और शिकार का सामान टंगा हुआ था। तभी मेरी नजर कुछ अजीब आकार वाले धनुषों पर पड़ती है। वे सामान्य धनुषों जैसे बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। उनकी लकड़ी मोटी थी, डोरी भी अलग तरह की थी और पूरा आकार ऐसा था जैसे किसी बहुत ताकतवर इंसान के लिए बनाया गया हो। बूढ़ा आदमी बिना समय गंवाए उनमें से एक विशाल धनुष उठाकर सीधे मेरे हाथ में पकड़ा देता है और मुझे अपने पीछे आने को कहता है। लेकिन जैसे ही मैं उसे उठाने की कोशिश करता हूँ, मेरे हाथ नीचे खिंच जाते हैं। उसका वजन मेरी उम्मीद से कई गुना ज्यादा था। मैं हैरानी से बूढ़े आदमी को देखने लगता हूँ, जबकि वह उसी भारी धनुष को ऐसे पकड़ रहा था जैसे उसके लिए वह खिलौना हो। फिर वह आराम से डोरी खींचता है। उसकी आंखें पूरी तरह निशाने पर टिक जाती है और अगले ही पल तीर हवा चीरते हुए सीधा निशाने के बीच जा लगता है। उसकी इतनी सटीक स्किल देखकर मेरे अंदर भी जोश भर जाता है। मैं तुरंत धनुष पकड़कर
उसकी नकल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन डोरी पीछे खींचना ही मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। बूढ़ा आदमी बार बार मेरी कमर सीधी करता है, पैरों की पोजीशन बदलता है और हाथों की पकड़ ठीक करवाता है। मैं पूरी मेहनत से हर छोटी बात याद करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा था कि इस दुनिया में जिंदा रखने के लिए सिर्फ ताकत काफी नहीं है। लंबे समय तक प्रैक्टिस करने के बाद मेरे हाथ कांपने लगते हैं और शरीर थककर टूटने लगता है। उसी समय मुझे एक बड़ी बात समझ आती है, असली शिकारी बनना सिर्फ जानवर मारना नहीं था, उसके लिए सालों की मेहनत, धैर्य और अनुशासन चाहिए था। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक दो दिन में सीखा जा सके, लेकिन इसके बावजूद मैं हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि अब मेरे पास वजह थी। अब मैं अकेला नहीं था। दूसरी तरफ उसी समय घर के अंदर डोरोथी बिस्तर पर लेटी हुई धीरे धीरे खुद से बातें कर रही थी। पास ही आग जल रही थी और उसकी गर्म रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। रेगी आग के सामने बैठी हुई अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। काफी समय बाद उसने इतना भरपेट खाना खाया था कि उसका पेट लगभग फूल गया था। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद सच्ची राहत दिखाई दे रही थी। डोरोथी चुपचाप उसे देखती रहती है और महसूस करती है कि मेरे आने के बाद से रेगी पहले से कहीं ज्यादा मुस्कुराने लगी है। पहले घर में हमेशा डर और उदासी रहती थी, लेकिन अब वहां हंसी सुनाई देने लगी थी। रेगी की हल्की हंसी सुनकर डोरोथी के छोटे से दिल में भी गर्माहट भरने लगती है। वो धीरे से आंखें बंद करती है और मन ही मन चाहती है कि उसका खाना जल्दी पच जाए, ताकि बाद में फिर से मांस खा सके। लेकिन कुछ देर बाद उसके मन में एक डरावना ख्याल आने लगता है। वो सोचती है कि आखिर मैं सच में कौन हूँ। रेगी उसे कहती थी कि मैं उसका पति हूँ, लेकिन डोरोथी जानती थी कि हम दोनों उसके असली माँ बाप नहीं हैं। ये सोचते ही उसके दिल में डर बैठने लगता है। उसे अपने असली पिता की याद आने लगती है, जिसने उसे छोड़ दिया था। अंदर ही अंदर उसे डर था कि कहीं एक दिन मैं और रेगी भी उसे अकेला छोड़कर न चले जाए। ये सोचकर उसकी आंखें उदास हो जाती हैं। लेकिन तभी अचानक उसे मांस याद आता है और वो जल्दी से उठकर दोबारा उसे देखने लगती है। जैसे ही उसे मांस वही सुरक्षित लटका दिखाई देता है, उसके चेहरे पर फिर राहत लौट आती है। लेकिन घर का शांत माहौल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। कुछ देर बाद बाहर से तेज चिल्लाने और बहस की आवाज आने लगती है। डोरोथी डर और जिज्ञासा में धीरे से खिड़की के पास जाती है और बाहर झांकती है। बाहर रेगी 3 आदमियों के सामने खड़ी थी। वे लोग गुस्से से चिल्ला रहे थे और उस पर आरोप लगा रहे थे कि उसने उनसे चोरी छिपे मांस छुपाया है। रेगी पूरी मजबूती से समझाने की कोशिश करती है कि वो मांस उसके पति ने खुद शिकार करके लाया है, लेकिन वे लोग उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। उनमें से एक आदमी ताना मारते हुए कहता है कि उसके पुराने पति के मरने के बाद उन्होंने ही उसके लिए नया आदमी ढूंढा था और अब वो उन्हीं से चीजें छुपा रही है। वे लोग उसे एहसान फरामोश और स्वार्थी कहने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी आवाज और ज्यादा डरावनी होने लगती है और फिर वे लोग जबरदस्ती घर के अंदर घुस आते हैं। अचानक अनजान आदमियों को घर में घुसते देखकर डोरोथी डर के मारे तुरंत बिस्तर के नीचे छिप जाती है और कांपने लगती है। उधर वे आदमी कमरे के अंदर आते ही सीधे उस विशाल काले भेड़िए की खाल और मांस को देखते हैं। उनकी आंखों में लालच साफ चमकने लगती है, जैसे उन्हें अचानक कोई खजाना मिल गया हो। उनमें एक आदमी आगे बढ़कर खाल को छूने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही रेगी तेजी से उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके हाथ कांप रहे थे, चेहरे पर डर भी था, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार अजीब सा साहस दिखाई दे रहा था। वो पूरे शरीर से उनका रास्ता रोक देती है और साफ शब्दों में कहती है कि उसके घर से कोई भी कुछ लेकर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो अपने परिवार की चीजें किसी को छूने नहीं देगी। उसकी आवाज सुनकर पीले बालों वाला आदमी तिरस्कार से हंस पड़ा। उसने रिगी को ऊपर से नीचे तक देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, इसे तो देखो, कुछ समय पहले तक हमसे आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी। तब रिगी को बेरहमी से धक्का देते हुए बोला, लगता है नया पति मिलते ही इसके तेवर बदल गए हैं। धक्का इतना जोरदार था कि रेगी बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी नजर अचानक बिस्तर के नीचे छिपी डोरोथी पर पड़ी। उस पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में साफ डर दिखाई देने लगा, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर इन आदमियों को डोरोथी के वहां छिपे होने का पता चल गया तो वे उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। यह सोचकर ही उसका दिल कांप उठा, इसलिए उसने तुरंत ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। दूसरी तरफ बिस्तर के नीचे छिपी डोरोथी
डर के मारे अपना मुंह दबाकर बैठी थी। उसके मन में लगातार डरावने विचार घूम रहे थे। वह सोच रही थी कि सब उससे नफरत करते हैं क्योंकि वह हमेशा अकेले छिपने वाली बुरी बच्ची थी। उसके छोटे से दिल में डर इतना ज्यादा भर चुका था कि वह हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वह आवाज करने से भी डर रही थी। उधर पीले बालों वाला आदमी लगातार रिगी का मजाक उड़ाता रहा। वह हंसते हुए बोला, इसकी शक्ल तो देखो, लगता है नया पति मिलने के बाद अब इसे जिंदगी अच्छी लगने लगी है। तभी दूसरा आदमी थोड़ा घबराकर बोला, लेकिन अगर पहाड़ का रक्षक आदमी यह सब जान गया तो क्या होगा? उसकी बात सुनकर पीले बालों वाला आदमी बिल्कुल बेफिक्र होकर हंस पड़ा और बोला, जानकर क्या करेगा? उसे हमारी भाषा समझ ही नहीं आती। जब तक हम चुप रहेंगे तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी आदमी भी उसकी बात सुनकर आराम से हंसने लगे। उनमें जरा सा भी डर नहीं था। उनमें से एक आदमी बोला, फिर भी अगर हम पकड़े गए तो मुसीबत हो सकती है। ऐसे पहाड़ के रक्षक आसानी से नहीं मिलते। अगर वो आदमी यहाँ से चला गया तो गांव वालों को बहुत नुकसान होगा। लेकिन पीले बालों वाला आदमी उनकी बातों की परवाह किए बिना अचानक आगे बढ़ा और उसने रिगी का हाथ जोर से पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि रिगी दर्द से कांप उठी। फिर वो उसे बेरहमी से घसीटते हुए दरवाजे की तरफ ले जाने लगा और हंसते हुए बोला, चलो जंगल चलते हैं, मैं इसे ले जाता हूँ, तुम लोग बाकी सामान उठा लो। रिगी डर और गुस्से में पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वो कुछ कह पाती उससे पहले ही पीले बालों वाले आदमी ने उसे ठंडी और खतरनाक नजरों से घूरा। उसकी आंखों में ऐसा डरावना इरादा था जिसे देखकर रिगी के शरीर में सिहरन दौड़ गई। पीले बालों वाला आदमी रिगी को घसीटते हुए ठंडी आवाज में बोला, अगर तुमने अपने पति को इस बारे में कुछ भी बताया तो तुम्हें अच्छी तरह पता है क्या होगा। हम आधी रात को आएंगे और इस लकड़ी के घर को अंदर मौजूद हर चीज के साथ आग में जला देंगे। उसकी आंखों में ऐसी खतरनाक चमक थी कि रिगी डर से कांप उठी। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसके बाद वे लोग आखिरकार घर से बाहर निकल गए और रिगी को जबरदस्ती अपने साथ घसीटते हुए ले गए। उनके जाते ही पूरा घर एकदम शांत हो गया। इतनी गहरी खामोशी छा गई कि सिर्फ डोरोथी की कांपती सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुछ पल बाद वो धीरे धीरे बिस्तर के नीचे से बाहर निकली। उसका पूरा शरीर डर के मारे कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसके मन में लगातार डरावने ख्याल दौड़ रहे थे। रिगी को वे लोग जबरदस्ती अपने साथ ले गए थे और उसके छोटे से दिल को बार बार यही लग रहा था कि उसके साथ जरूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। डर की वजह से उसकी सांसें तेजी से चलने लगी और उसका सीना कसने लगा। उसके मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था कि अगर रिगी वापस ही नहीं आई तो क्या होगा। वो डर और घबराहट में चिल्लाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से आवाज निकलने वाली थी उसने तुरंत दोनों हाथों से अपना मुंह कसकर बंद कर लिया। उसे डर था कि कहीं बाहर मौजूद वे आदमी अभी भी उसकी आवाज न सुन ले। उसके गालों पर लगातार आंसू बहते रहे और वो खुद में सिकुड़कर धीरे धीरे रोने लगी। रोते रोते वो कांपती आवाज में फुसफुसाई, जुआन तुम कहाँ हो, जल्दी वापस आओ। उसके बाद वो खुद को संभाल नहीं पाई और पूरी तरह टूटकर जोर जोर से रोने लगी। दूसरी तरफ मैं यानी जुआन वापस लौटते हुए रास्ते में मन ही मन सोच रहा था कि आज का दिन सच में बहुत लंबा और थका देने वाला था। मेरा शरीर पूरी तरह थक चुका था, लेकिन मैं फिर भी जल्दी घर लौटना चाहता था। तभी अचानक गांव का बूढ़ा आदमी मुझे आवाज देकर रोकता है। मैं तुरंत रुक गया और सम्मान से अपना सिर झुका लिया। वो बूढ़ा आदमी सच्चे दिल से बोला, आज जो तुमने किया उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन उसी पल मेरे कानों में दूर से एक हल्की सी आवाज पड़ी। जैसे ही वो आवाज मेरे कानों तक पहुंची मेरा चेहरा अचानक बदल गया। मैंने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया। वो डोरोथी के रोने की आवाज थी। अचानक मेरे सीने में एक ठंडी बेचैनी दौड़ गई और बिना एक पल गंवाए मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, डोरोथी इस तरह कभी नहीं रोती, जरूर घर पर कुछ हुआ है। फिर मेरे दिमाग में रिगी और डोरोथी की तस्वीरें बार बार आने लगी। अगर उन दोनों के साथ कुछ बुरा हुआ होगा तो। यही सोचते हुए मैं डरावनी तेजी से जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और हर पल मेरा गुस्सा बढ़ता जा रहा था। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा मैंने एक पल के लिए भी रुकने के बारे में नहीं सोचा। वहां पहुंचते ही सबसे पहले मैंने लाल बालों वाले आदमी के चेहरे पर पूरी ताकत से मुक्का मारा। मेरा वार इतना जोरदार था कि वो आदमी उसी पल हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा और तुरंत बेहोश हो गया। बाकी लोग यह देखकर डर और हैरानी से जम गए, लेकिन मैं रुका नहीं। अगले ही पल मैं उस आदमी की तरफ बढ़ा जिसने अपने शरीर पर भेड़िए की खाल पहन रखी थी। मैंने बिना देर किए अपने घुटने से उसके पेट पर जोरदार वार किया। मेरा हमला इतना खतरनाक था कि वो भी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा
और दर्द से तड़पने लगा। फिर मेरी नजर सीधे उस पीले बालों वाले आदमी पर जाकर टिक गई, वही आदमी जिसने रिगी को घसीटा था। मेरी आंखों में उस समय सिर्फ गुस्सा था। मैं बिजली की तरह उसकी तरफ झपटा, उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे पीछे की तरफ जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही जोरदार आवाज गूंज उठी और उसके चेहरे का रंग डर से उड़ गया। उस आदमी को संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि मैं उस पर बेरहमी से टूट पड़ा। मेरे हर मुक्के में इतना खतरनाक गुस्सा भरा हुआ था कि हर वार के साथ उसका शरीर जोर से कांप उठता। उस समय मेरे अंदर जमा हुआ सारा क्रोध जैसे बाहर निकल रहा था। मेरे मन में सिर्फ एक ही बात बार बार घूम रही थी, इंसानों की फितरत सच में बहुत गंदी और बदसूरत होती है। जिस पल लोग तुम्हें कमजोर समझ लेते हैं, उसी पल वे तुम्हें कुचलने की कोशिश शुरू कर देते हैं। मेरे अंदर का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था और मैं बिना रुके उसे पीटता रहा। कुछ देर बाद आखिरकार मैं धीरे धीरे पीछे हटा और फिर खड़ा हो गया, लेकिन उस समय मेरे शरीर से निकलने वाला दबाव इतना भारी और डरावना था कि आसपास खड़े हर आदमी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। मेरी आंखों में उस वक्त सिर्फ खून खौलता हुआ गुस्सा था। मेरे मन में सिर्फ यही चल रहा था कि इन लोगों के दिल में ऐसा डर बैठाना होगा जिसे वे जिंदगी भर भूल ना पाए, ताकि दोबारा कभी किसी ने रिगी या डोरोथी की तरफ आंख उठाने की भी हिम्मत ना की। और अगर उन्होंने फिर कभी ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो आज से भी ज्यादा भयानक अंजाम उनका इंतजार करेगा। यही सोचते हुए मैं फिर से उस पीले बालों वाले आदमी की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी अचानक मेरे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। जैसे ही मैंने पलटकर देखा, उसी मौके का फायदा उठाकर पीले बालों वाला आदमी हथियार लेकर मुझ पर हमला करने के लिए झपटा, लेकिन उसका वार मुझ तक पहुंचता उससे पहले ही मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार मेरे चेहरे पर पहले जैसी दया बिल्कुल नहीं थी। मेरे अंदर का गुस्सा अब एक अलग ही स्तर पार कर चुका था। मैंने उसे इतनी ताकत से पकड़ रखा था कि वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कांपने लगा। मेरे आसपास का माहौल और भी भारी होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक डर से जम गई हो। और तभी जब हालत पूरी तरह बेकाबू होने वाली थी, अचानक गांव का बूढ़ा आदमी वहां पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, "जवान, शांत हो जाओ।" उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, "क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारी बेटी कितनी डरी हुई है?" उसकी बात सुनते ही मैंने तुरंत घर की तरफ देखा। वहां दरवाजे के पास डोरोथी खड़ी थी और अभी भी बुरी तरह रो रही थी। उसका कांपता हुआ छोटा सा शरीर देखते ही मेरे अंदर उबलता हुआ सारा गुस्सा अचानक गायब होने लगा। मेरे आसपास का डरावना दबाव धीरे धीरे खत्म हो गया और मेरा चेहरा भी नरम पड़ गया। दूसरी तरफ रिगी चुपचाप मुझे देख रही थी। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी कि मैं हमेशा इतना शांत और नरम दिखाई देता था, जैसे मुझे गुस्सा करना आता ही ना हो, लेकिन आज पहली बार उसने मुझे इस तरह देखा था, इतना खतरनाक और डरावना कि सामने वाले की रूह कांप जाए। उसकी नजर धीरे धीरे जमीन पर पड़े उन आदमियों की तरफ गई जिन्हें मैंने बुरी तरह पीटा था। कुछ पल के लिए उसे अपने मरे हुए पति की याद आने लगी। उसके मन में डर आया कि कहीं उसका हाल भी उन आदमियों जैसा ना हो जाए। एक पल के लिए उसके शरीर में डर दौड़ गया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दोबारा मेरी आंखों से मिली, उसका सारा डर अचानक गायब हो गया। उसे एहसास हुआ कि मेरी आंखें उसे डराने की कोशिश नहीं कर रही थीं। उनमें कुछ और था। वे आंखें किसी ऐसे इंसान की थीं जो पूरी जान लगाकर उसे बचाना चाहता था। तभी उसे समझ आया कि मैं शायद ये सोच रहा हूं कि वो मुझसे डर रही है। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और नरम आवाज में उसका नाम लिया। उसी समय रिगी ने नीचे अपनी कांपती हुई उंगलियों की तरफ देखा। उसके दिल में अनगिनत भावनाएं उमड़ रही थी। वो खुद से सोच रही थी कि आखिर मेरे जैसी बेकार और टूटी हुई औरत की परवाह उसे इतनी क्यों है। उसके हाथ अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे और वो मन ही मन खुद से सवाल कर रही थी कि अब उसके पास डरने के लिए बचा ही क्या है। फिर भी उसका शरीर इस तरह क्यों कांप रहा है। शायद इसी वजह से जुआन सोच रहा है कि मैं उससे डर रही हूं। ये सोचकर उसका सीना दर्द से भर गया। वो मन ही मन मुझसे कहना चाहती थी, "कृपया ऐसा दुखी चेहरा मत बनाओ, मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती।" वह यह बात साफ साफ कहना चाहती थी। शब्दों में कहना बहुत आसान होता कि उसे मुझसे कोई डर नहीं है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे की भाषा समझ ही नहीं पाते थे। इसलिए धीरे धीरे रिगी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत नरमी से मेरा नाम लिया। फिर उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने मेरे हाथ की गर्माहट महसूस की, उसके पूरे शरीर में एक अजीब सी शांति फैल गई। उसके अंदर जमा हुआ डर धीरे धीरे पिघलने लगा। बहुत लंबे समय बाद पहली बार उसे सच में सुरक्षित महसूस हुआ। उसे ऐसा लगने लगा कि जब तक वह इस इंसान के पास रहेगी तब तक उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। उसकी आंखों में आंसू भर आए और कांपती आवाज में उसने मुझे धन्यवाद कहा। उसके बाद
मैं चुपचाप रिगी को देखने लगा, जो अभी भी मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थी। मैंने धीरे से उसका नाम लिया, रिगी, लेकिन उस समय तक रिगी पूरी तरह भावुक हो चुकी थी और अपने दिल की भावनाओं को संभाल नहीं पा रही थी। बिना कुछ बोले वह अचानक मेरे पास आकर कसकर गले लग गई। उसका यह अचानक और भावनाओं से भरा हुआ रिएक्शन मुझे थोड़ा सा चौंका गया। कुछ पल के लिए मैं बस उसे देखता रह गया, लेकिन अगले ही पल मैंने भी उसे धीरे से अपनी बाहों में ले लिया और बहुत नरम आवाज में कहा, थैंक यू। मेरी यह बात सुनते ही रिगी के अंदर और भी ज्यादा उलझन और भावनाओं का तूफान उठ गया। उसके मन में बार बार यही सवाल घूम रहा था कि आखिर वह मुझे क्यों धन्यवाद दे रहा है। अगर किसी को थैंक यू कहना चाहिए था तो वह मैं हूं, लेकिन फिर भी उसका दिल इस पल की गर्माहट को महसूस कर रहा था। कुछ दूरी पर डोरोथी चुपचाप खड़ी होकर पूरे दृश्य को देख रही थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी डर से पीला पड़ चुका था और उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उसकी आंखों में अभी भी वही डर और सदमा साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वह अभी भी किसी बहुत बुरे सपने के अंदर फंसी हुई हो। रिकी की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वह तुरंत घबराकर उसकी तरफ इशारा करते हुए चिल्लाई, डोरोथी। मेरी आवाज सुनते ही डोरोथी अचानक चौंकी और बिना किसी देरी के उसकी तरफ दौड़ पड़ी। दूसरी तरफ मैं वही बाहर ही रुक गया और उनके पीछे नहीं गया, क्योंकि मुझे साफ लग रहा था कि यह दोनों का निजी मामला है और मुझे बीच में नहीं पड़ना चाहिए। मैं बस दूर से सब देख रहा था। जब रिगी आखिरकार डोरोथी के पास पहुंची तो उसने चिंता और घबराहट के साथ उसे देखा और बहुत धीरे से पूछा, डोरोथी तुम ठीक हो? लेकिन जैसे ही उसने उसे करीब से देखा, उसे साफ समझ आ गया कि डोरोथी का पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। वह अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। उसके चेहरे पर डर और असुरक्षा इतनी गहराई से बैठ चुकी थी कि वह सामान्य तरह से सांस भी नहीं ले पा रही थी। उसके मन में लगातार वही खौफनाक यादें घूम रही थी। वह बार बार सोच रही थी कि उसने ही मदद के लिए आवाज लगाई थी, लेकिन जब उसने मेरे भयानक मुक्कों और लड़ाई को अपनी आंखों के सामने देखा तो वह पूरी तरह डर गई थी। उसका दिमाग उन डरावनी तस्वीरों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। उसे बार बार अपनी सौतेली माँ और रिगी के घायल चेहरे याद आ रहे थे। उनके चेहरे पर पड़े लाल, नीले और पीले चोट के निशान उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहे थे। जितना वह उन दर्दनाक यादों को याद करती, उतना ही उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि कहीं एक दिन उसका अपना चेहरा भी उसी हालत में न हो जाए, और यही सोच उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ रही थी। कुछ ही देर में उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन रोते हुए भी उसके दिमाग में एक और पुरानी दर्दनाक याद उभर आई। उसे वो कठोर शब्द याद आए जो उसे पहले कभी कहे गए थे, अगर तुम रोगी तो तुम्हें और ज्यादा पीटा जाएगा। यह बात उसके दिल में इतनी गहराई से बैठ चुकी थी कि वो आज भी रोने से डरती थी। वो अपने आंसुओं को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर लगातार कांप रहा था। फिर वो किसी तरह हिम्मत करके कांपती आवाज में बोली कि उसे तुरंत रिगी से माफी मांगनी है। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है और अब देर होने से पहले उसे ये सब साफ करना ही होगा। वो डरते डरते कह रही थी कि उसे डर है कि रिगी उसे भी वैसे ही छोड़ देगी जैसे उसकी सौतेली माँ उसे हमेशा नजरअंदाज करती थी। फिर उसने कांपते हाथों से अपना हाथ आगे बढ़ाया और बहुत कमजोर आवाज में माफी मांगी। मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की और छुप गए। प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ना, ये मेरी गलती है। उसके अंदर का पूरा गिल्ट एक साथ बाहर निकल आया। उसे सच में लग रहा था कि उसने सबसे बुरे समय में उसे अकेला छोड़ दिया और फिर से अकेले रह जाने का डर उसके लिए सबसे बड़ा डर बन गया। लेकिन जैसे ही रिगी ने यह सुना, उसने बिना एक पल सोचे उसे कसकर गले लगा लिया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ चिंता और प्यार था। उसने उसे अपनी बाहों में लेते हुए बहुत नरम आवाज में कहा, डोरोथी तुम क्या बोल रही हो? पहले जब हमारी नजरें मिली थी तो मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हें नहीं देखा था क्योंकि मुझे डर था कि वे लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। उसकी आवाज में सच्ची वार्मथ और कैर थी। वो चाहती थी कि डोरोथी समझ जाए कि ये सब उसकी गलती बिल्कुल नहीं है और उसे खुद को दोष देना बंद करना चाहिए। रिगी ने उसे और भी प्यार से समझाते हुए कहा, डोरोथी को बिल्कुल भी किसी बात का दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये सुनने ही डोरोथी धीरे धीरे ऊपर देखती है। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी और वो कांपती आवाज में पूछती है, सच में? उसकी आवाज में जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उससे इतनी नरमी से बात कर सकता है, जैसे उसके लिए दया और प्यार कोई अजनबी चीज हो। तभी रिगी मुस्कुराते हुए बहुत प्यार से फिर बोलती है, तुम डर गई थी ना, लेकिन अब सब ठीक है क्योंकि पापा यहाँ है। ये शब्द सुनते ही डोरोथी के चेहरे पर तुरंत उलझन आ जाती है। पापा? वो हैरानी से दोहराती है, लेकिन मेरे पापा तो मर चुके हैं। उसके लिए ये बात बिल्कुल समझ से बाहर थी क्योंकि उसका असली पिता अब इस दुनिया में नहीं था, इसलिए ये नया शब्द उसे और भी उलझा रहा था। फिर रिगी धीरे से पूछती है, डोरोथी क्या तुम नहीं जानती कि जुआन कौन है? डोरोथी कुछ पल रुककर सोचती है और फिर हिचकिचाते हुए कहती है, जुआन? रिगी का पति? मैं जानती हूँ। रिगी मुस्कुराकर सिर हिलाती है और कहती है,
सही, जॉन मेरा पति है, इसलिए वो डोरोथी का पापा भी है। ये सुनकर डोरोथी की आंखें और भी बड़ी हो जाती हैं। पापा, वो धीमे से दोहराती है, जैसे वो इस नए मतलब को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर रिगी धीरे से समझाती है, मैं डोरोथी की सौतेली माँ हूं ना। डोरोथी धीरे से सिर हिला देती है। ये देखते ही रिगी मुस्कुराकर कहती है, तो अगर डोरोथी मेरी बेटी है तो जॉन भी डोरोथी का पापा हुआ। ये सुनकर डोरोथी पूरी तरह हैरान रह जाती है। वो धीरे से सिर घुमाकर दूर खड़े मुझे देखती है और खाली नजरों से फुसफुसाती है, वो मेरे पापा है। रिगी तुरंत भरोसे से जवाब देती है, हाँ, लेकिन जॉन तुम्हारे पुराने पापा जैसे नहीं है जो मर गए थे। वो ऐसे इंसान नहीं है जो हमें मारते हैं, वो हमें बचाने वाले हैं। उसकी बातों में एक ऐसी गर्माहट थी जो डोरोथी ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। शायद पहली बार उसके लिए पिता शब्द डरावना नहीं लग रहा था। डोरोथी फिर से मेरी तरफ देखती है और अभी भी सब कुछ समझने की कोशिश कर रही होती है। फिर अपनी कांपती आवाज में मासूमियत से पूछती है, तो क्या जॉन ने उन डरावने लोगों को इसलिए इतना मारा क्योंकि वो डोरोथी के पापा हैं, क्योंकि मैंने उनसे मदद मांगी थी? वो ये बात खुद से भी दोहराती है। फिर धीरे से खिड़की की तरफ देखती है जहां मैं खड़ा था। उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट भरने लगती है, ऐसी भावना जो उसने कभी महसूस ही नहीं की थी। फिर बिना सोचे समझे वो बार बार पापा पापा कहने लगती है। उसके दिमाग में एक के बाद एक ख्याल आने लगते हैं। एक बड़ा सा आदमी, बड़े हाथ पैर और ताकतवर शरीर वाला इंसान जो डोरोथी का पापा है। एक ऐसा पापा जो उसे और रिगी को बचाता है। वो और भी सोचती है कि वो उसे मारता नहीं है, रात में उसे अपने पास लेकर सुरक्षित रखता है, उसे मुस्कुराकर देखता है, उसे मांस देता है और उसे नाम भी दिया। डोरोथी के लिए ये छोटी छोटी बातें दुनिया की सबसे बड़ी चीज बन गई थी। उसका दिल खुशी से कांपने लगता है और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर वो दौड़ती हुई बाहर मेरी तरफ आ जाती है और लगातार पापा पापा चिल्लाने लगती है। जैसे जैसे वह करीब आती है उसके मन में और भी भावनाएं भरती जाती है। वह सोचती है कि वह मुझे नहीं मारता, वह मुझे गले लगाकर रखता है, वह मुझे मुस्कुराकर देखता है, उसने मुझे खाना दिया और मेरा नाम भी रखा। ये सब उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं था। इसका दिल खुशी से भर जाता है और वह बार बार पापा चिल्लाते हुए मेरे पास पहुंच जाती है। जैसे ही वह मेरे पास आती है मैं उसे देख लेता हूँ। उसकी चमकती आंखें और पापा कहकर बुलाना देखते ही मेरा चेहरा पूरी तरह नरम पड़ जाता है। बिना देर किए मैं उसे अपनी बाहों में उठा लेता हूँ और ऊपर हवा में हल्का सा उठा देता हूँ। भले ही मैं उसकी बातों को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसके पीछे छिपी भावनाओं को मैं कहीं न कहीं महसूस कर रहा था। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि ये बच्ची कुछ ऐसे शब्द बोल रही है जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा, लेकिन मुझे लगता है मैं उनके मतलब को समझ रहा हूँ। फिर मैं उसे अपनी बाहों में संभालकर धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरता हूँ। तभी अचानक मुझे एक अजीब सी बात महसूस होती है और मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। फिर सोचता हूँ ये कैसी बदबू है। अगले ही पल मुझे समझ आ जाता है कि डोरोथी ने अपने ऊपर ही पेशाब कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद मैं बस हल्का सा मुस्कुरा देता हूँ क्योंकि वह इतनी मासूम और खुश लग रही थी कि मुझे उस पर गुस्सा नहीं आता। फिर मैं खुद से कहता हूँ कि मुझे अभी उसके कपड़े बदलने चाहिए वरना उसे ठंड लग सकती है। उसी समय रिगी भी बाहर दौड़ती हुई आ जाती है। जैसे ही वह हमारे पास पहुंचती है मैं उसे भी बिना सोचे अपनी बाहों में ले लेता हूं और दोनों को एक साथ गले लगा लेता हूं। उस पल का माहौल पहली बार सच में एक परिवार जैसा लग रहा था। लेकिन तभी डोरोथी अचानक कुछ देखती है और जोर से चिल्ला उठती है, मांस। डोरोथी की आंखें अचानक खुशी और एक्साइटमेंट से चमक उठी। बिना एक पल गंवाए वह तेजी से उस तरफ दौड़ पड़ी। उसकी इस अचानक हरकत से मैं और रिगी दोनों हैरान रह गए। हम देखते रह गए कि वह जमीन पर पड़े उन आदमियों के पास नहीं गई, बल्कि पास रखी एक बड़ी सी टोकरी के सामने रुक गई। इतनी छोटी सी बच्ची होते हुए भी वह पूरी ताकत लगाकर उस भारी टोकरी को उठाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह टोकरी उसके लिए बहुत भारी थी और शुरू में वह बिल्कुल भी नहीं हिली। फिर भी डोरोथी जिद से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह दांत खींचकर अपनी पूरी ताकत लगाती रही। उसे इतना सीरियसली कोशिश करते देख मैं और रिकी दोनों तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़े, लेकिन हम पहुंच भी नहीं पाए थे कि डोरोथी ने धीरे धीरे खुद ही उस टोकरी को थोड़ा उठा लिया। ये देखकर मैं अंदर ही अंदर हैरान रह गया और मन ही मन सोचने लगा, कमाल है, इसका मांस के लिए ऑब्सेशन सच में डरावना है। डोरोथी को इतनी मेहनत करते देख मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसकी मदद करने लगा। जैसे ही उसने मुझे देखा उसके चेहरे पर फिर से वही चमक आ गई और वह खुशी से मुझे देखने लगी। मैंने आसानी से टोकरी उठा ली और उसके साथ मिलकर उसे संभाल लिया। एक छोटी सी टोकरी जिसमें सिर्फ मांस था, उसके लिए उस बच्चे की इतनी एडमिरेशन देखना मुझे अंदर से थोड़ा अजीब सा मजेदार लग रहा था। मैं मन ही मन सोचने लगा कि सिर्फ एक टोकरी मांस से इतना हीरो जैसा फील मिल रहा है। तभी रिगी ने दूसरी तरफ से आवाज लगाई, मांस अंदर ले चलो और डोरोथी को भी अंदर ले जाओ, यहाँ बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। उसकी बात सुनकर मैंने शांत होकर सिर हिला दिया। फिर हम तीनों अंदर की तरफ लौट आए और मांस भी
अपने साथ ले आए। अंदर का माहौल बाहर की डरावनी स्थिति के मुकाबले काफी ज्यादा सुरक्षित और गर्म महसूस हो रहा था। सब कुछ संभालने के बाद मैं फिर से अकेले बाहर आ गया। जैसे ही मैं बाहर आया, मेरे चेहरे की गर्माहट पूरी तरह गायब हो गई और उसकी जगह फिर से गुस्सा भर गया। मेरे मन में अभी भी उन तीनों आदमियों को खत्म करने का ख्याल चल रहा था ताकि वे दोबारा मेरे परिवार को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी आगे आकर मुझे रोक देता है। अब किसी को मारना या पीटना बंद करो। उसकी बात सुनकर मैं उसे ठंडी नजर से देखते हुए कहता हूँ, क्या तुम मुझे उन्हें छोड़ने के लिए कह रहे हो? मेरे मन में साथ ही ये ख्याल आता है कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया गया या फिर से गुलाम बना दिया गया तो ये बड़ी समस्या बन जाएगी। ये सोचते ही मैं थोड़ा शांत होने लगता हूँ। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं सोच सकता था, हालात बदल चुके थे। मैं गुस्से से उन पड़े हुए आदमियों को घूरता हूँ और दांत भींचकर बुदबुदाता हूँ, तुम कमीने। लेकिन अंदर ही अंदर मेरे ख्याल और भी अंधेरे हो जाते हैं, क्योंकि अब मैं अकेला नहीं हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे याद रखूंगा। अगर फिर कभी मुलाकात हुई तो मौत से भी बदतर अंजाम तुम्हारा इंतजार करेगा। मेरा गुस्सा अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था, मैं बस उसे रोक रहा था। फिर थोड़ा शांत होकर मैं बाहर पड़े सामान की तरफ देखता हूँ और सोचता हूँ कि मुझे ये चीजें जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में सर्वाइवल के लिए ये जरूरी सामान है। यहाँ रिसोर्सेस की बर्बादी आगे की जिंदगी मुश्किल कर सकती है। तभी मेरी नजर घर के अंदर जाती है और मैं देखता हूँ कि रिगी और डोरोथी अंदर एक साथ सुरक्षित और खुश बैठी है। ये दृश्य देखते ही मेरे चेहरे का गुस्सा थोड़ा नरम पड़ जाता है। कुछ पल के लिए मेरे अंदर का सारा रेज शांत हो जाता है। बिना कुछ बोले मैं बाहर पड़ा सामान उठाता हूँ और अंदर की तरफ चल देता हूँ, उस कमरे की तरफ जहां मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा था। मेरे दिल में एक गहरी सोच गूंज रही थी कि एक बार परिवार खोना काफी होता है। मेरी आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाती है और मैं मन ही मन सोचता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कम से कम मैं इन्हें जरूर बचाऊं। मैं धीरे से रिगी के बालों में हाथ फेर रहा था और उसके चेहरे पर मौजूद चोटों को देखकर परेशान हो रहा था। मेरे मन में बार बार यही बात आ रही थी कि काश मुझे सच में इलाज करने वाला जादू आता तो मैं उसकी सारी चोटें एक पल में ठीक कर देता। ये सोचकर मुझे खुद पर थोड़ा अफसोस होने लगा। रिगी ने शायद मेरे चेहरे पर चिंता देख ली थी, इसलिए उसने धीरे से अपना हाथ मेरे गाल पर रखा और इशारों से समझाने लगी कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर उसने दोनों हाथों से मेरे होठों के किनारों को पकड़कर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करवाई। उसकी इस अचानक हरकत से मैं थोड़ा उलझ गया, लेकिन फिर भी मेरे चेहरे पर सच में हल्की सी मुस्कान आ गई। ये देखकर रिगी भी खुश हो गई। अगले ही पल मैंने अचानक उसे अपनी बाहों में उठा लिया। रिगी एकदम चौंक गई और हैरानी से मुझे देखने लगी। मैं थोड़ा शर्मिंदा होकर इशारों में समझाने लगा कि जमीन बहुत ठंडी है, इसलिए उसे वहां नहीं बैठना चाहिए। लेकिन तभी मेरी नजर उसके चेहरे पर गई और मैं अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर जो चोटों के निशान पहले साफ दिखाई दे रहे थे, वे लगभग गायब हो चुके थे। ये देखकर मेरी आंखें हैरानी से फैल गई। मैं तुरंत सोचने लगा कि क्या पिछले कुछ समय से जो मैं जादू की ट्रेनिंग कर रहा था, उसका असर अब दिखना शुरू हो गया है। जैसे जैसे ये बात मेरे दिमाग में बैठने लगी, मेरे चेहरे पर उत्साह बढ़ता गया। मैं मन ही मन खुशी से भर गया और सोचने लगा कि आखिरकार मैं इलाज करने वाला जादू इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरी तरफ रिगी मुझे बस हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं अचानक इतना खुश क्यों हो गया हूँ। इसके बाद कहानी अगले दिन की तरफ बढ़ती है। गांव के दूसरे हिस्से में एक गुस्से से भरी औरत जोर जोर से चिल्ला रही थी और पास खड़े एक मुर्गे को पैर से ठोकर मारते हुए कह रही थी कि क्या इस पंखों वाले बेवकूफ का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। ये अपने मालिक को भी नहीं पहचानता और हर चीज में अपनी चोंच खसाता रहता है। उसके पास खड़ा एक आदमी शांत आवाज में बोला कि क्या सच में तुम्हें इतनी परेशानी है कि पहाड़ के रक्षक को थोड़ा कपड़ा दे दिया गया। ये सुनते ही औरत गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी और बोली कि फिर भी उसे कपड़ा देने की क्या जरूरत थी। मैंने वो कपड़ा पूरे 10 साल तक संभाल कर रखा था। आदमी ने सिर हिलाकर कहा कि मैं जानता हूं, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो आदमी ऐसा लग रहा था जैसे लड़ाई झगड़े का काफी अनुभव रखता हो। कुछ पल चुप रहने के बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया और वो बोला कि अगर और लोग घायल हुए या मर गए तो इस साल की पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी। तुम सिर्फ अपने सामने की चीजें देख रही हो, बड़ी तस्वीर नहीं देख पा रही हो। यह सुनकर औरत ने हाथ बांध लिए और उसे घूरते हुए बोली कि आखिर कितनी बड़ी तस्वीर है जिसके लिए तुम मेरा कीमती कपड़ा इतनी आसानी से दे सकते हो। तभी गांव का मुखिया धीरे से मुस्कुराया और बोला कि मैंने कल सब कुछ साफ देखा था। जब वो पहली बार गांव आया था तब उसके शरीर पर जो घाव नहीं थे, बाद में जानवरों के काटने और लड़ाई के कारण वे घाव बन गए थे, लेकिन वे घाव
इतनी तेजी से भर रहे थे कि यह सामान्य बात नहीं थी। उसी पल उसके दिमाग में सारी बातें जुड़ गईं। वो मन ही मन सोचने लगा कि गस की बात शायद सच थी। पहाड़ का रक्षक एक जादूगर है, और सिर्फ साधारण जादूगर नहीं बल्कि इलाज करने वाला जादूगर। ये सोचते ही उसके चेहरे पर लालची मुस्कान उभर आई। वो मन ही मन सोचने लगा कि मुझे उसके साथ बहुत सावधानी से पेश आना होगा। इतने शक्तिशाली इलाज करने वाले जादूगर को पाने के लिए बड़े बड़े रईस भी कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। फिर उसने सोचा कि अगर राजघराने को उसके बारे में पता चल गया तो मैं इससे बहुत बड़ी दौलत कमा सकता हूँ। ये ख्याल आते ही उसका दिल उत्साह से भर गया। वो सोचने लगा कि अगर सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हुआ तो उसे हमेशा के लिए एक साधारण गांव के मुखिया की तरह नहीं जीना पड़ेगा। फिर उसने चारों तरफ सावधानी से नजर दौड़ाई और धीमी आवाज में कहा कि अभी इस गांव में किसी को भी यह एहसास नहीं है कि हमारे बीच एक इलाज करने वाला जादूगर रह रहा है। गांव का मुखिया मन ही मन सोच रहा था कि ये गांव वाले इतने अनपढ़ और अनजान है कि उन्हें ऐसी बातों का पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर कहीं ये खबर फैल गई तो कोई रईस या कोई बड़ा संगठन उसे मेरे हाथ से पहले ही ले जाएगा और फिर मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा कि इस बात पर वो सिर्फ बूढ़े गस पर भरोसा कर सकता है। वो मन ही मन योजना बनाने लगा कि जब तक गस पहाड़ के रक्षक पर नजर रखेगा तब तक वो ऐसे अमीर लोगों की तलाश करेगा जो एक उपचार करने वाले जादूगर के लिए भारी दौलत देने को तैयार हों। फिर उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा और कहा कि उसे पहाड़ के रक्षक की पत्नी से दोस्ती करनी चाहिए। गस के अनुसार वो आदमी बहुत तेजी से शिकार करना सीख गया है और काफी समझदार भी है। ये कहते हुए उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। उसने कहा कि अगर सावधान नहीं रहे तो वो यह भी पता लगा सकता है कि हम मालिक के सामान में से हिस्सा छुपाकर अपने पास रख रहे हैं, और अगर उसने इसकी शिकायत कर दी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान उभरी और उसने कहा कि वैसे भी उसने सुना है कि वो अपनी नई पत्नी को बहुत पसंद करता है। गांव का मुखिया थोड़ा और पास झुककर बोला कि अगर उसकी पत्नी से अच्छी दोस्ती हो गई तो शायद हम उनसे खरगोश की खाल बहुत सस्ते दाम में खरीद सकेंगे। उसकी पत्नी ने सिर हिलाते हुए कहा कि ठीक है, वैसे भी यहाँ आसपास ज्यादा औरतें नहीं है जिनके साथ समय बिताया जा सके। इतना कहकर वो वहां से चली गई। उसके जाते ही गांव के मुखिया का चेहरा फिर से सोच में डूब गया। कुछ पल बाद उसने कहा कि हमें पहाड़ के रक्षक के घर से ली गई कुछ चीजें वापस कर देनी चाहिए। वो कुछ देर नाग की लपटों को देखता रहा और फिर बोला कि अब तक यहाँ जितने लोग लाए गए थे उन सबसे ये आदमी बिल्कुल अलग है। उसकी आवाज गंभीर हो गई और उसने कहा कि अगर अभी से सब कुछ सही तरीके से नहीं संभाला गया तो आगे चलकर ये बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। उसने आग में लकड़ी का एक और टुकड़ा डालते हुए लंबी सांस छोड़ी और कहा कि अफसोस है, लेकिन कभी कभी हड्डी पाने के लिए थोड़ा मांस छोड़ना पड़ता है। कुछ दिन बाद कहानी फिर हमारे घर की तरफ लौटती है। सुबह की हल्की और गर्म धूप लकड़ी की दीवारों के बीच से अंदर आ रही थी। मैं एक नए दिन की तैयारी कर रहा था। तैयार होते हुए मेरी नजर अपने आप रिगी की तरफ चली गई और मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आज भी रिगी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। शायद गांव के मुखिया को लगा होगा कि एक कपड़े का टुकड़ा काफी नहीं था, इसलिए उसने आज सुबह और भी कई चीजें भेज दी थी। मैं रिगी को उन सामानों को खुशी खुशी देखते हुए देख रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी और वो हर चीज को ऐसे संभाल रही थी जैसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। ये देखकर मेरे चेहरे पर बेबस सी मुस्कान आ गई। मैं मन ही मन सोचने लगा कि जब उसके चेहरे की चोटें गायब हुई थी तब भी वो इतनी खुश नहीं हुई थी जितनी इन छोटी छोटी चीजों को देखकर हो रही है। उसे देखकर मुझे बार बार एहसास होता था कि जिंदगी की छोटी चीजों की कीमत समझना कितना जरूरी है। मैं मन ही मन सोचता हूँ कि जब भी मैं रिगी को देखता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे वो मुझे सिखा रही हो कि छोटी से छोटी बात में भी खुशी कैसे ढूंढी जाती है। मेरी नजरें और नरम हो गईं और मेरे दिल में एक गर्माहट सी फैल गई। शायद यही वजह है कि मैं उससे इतना प्यार करता हूँ। मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई और मैं सोचने लगा कि ऐसी औरत ही मेरी पूरी दुनिया है। अपनी तैयारी पूरी करने के बाद मैं रिगी की तरफ मुड़ा और उसे बताया कि अब मैं बाहर जा रहा हूँ। हमेशा की तरह उसने भी मेरी बात को अपने प्यारे अंदाज में दोहराया। फिर हम दोनों ने कुछ देर तक अपने ही अंदाज में बातें की जैसे दुनिया में उस वक्त हमारे अलावा कोई और था ही नहीं। आखिरकार मैं घर से बाहर निकल गया। दरवाजे पर खड़ी रिगी मुझे जाते हुए हाथ हिलाकर विदा कर रही थी। कुछ समय बाद मैं बूढ़े गस के घर पहुंच गया। उसने पहले ही बता दिया था कि आज हम खरगोश का शिकार करने जाएंगे, लेकिन ये सोचते ही मेरे चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। मैं मन ही मन सोचने लगा कि क्या हम सच में कोई खरगोश
पकड़ पाएंगे? और उससे भी बड़ी बात, क्या मैं सच में उसे मार पाऊंगा? समस्या शिकार की नहीं थी, असली समस्या डोरोथी थी। वो छोटी सी खरगोश जैसी लड़की हमेशा मांस मांगती रहती थी। और अब हालत ये थी कि जब भी मैं किसी खरगोश के बारे में सोचता, मेरे दिमाग में सबसे पहले डोरोथी का चेहरा ही दिखाई देने लगता था, जिससे खरगोश का शिकार करने का ख्याल भी अचानक काफी मुश्किल लगने लगा था। मैंने अपने दिमाग से वह ख्याल निकालने की कोशिश की और एक गहरी सांस ली। फिर खुद से कहा कि मैं एक शिकारी हूँ, मुझे इतना नरम दिल नहीं होना चाहिए। लेकिन चाहे मैं जितनी भी कोशिश करता, वह तस्वीर मेरे दिमाग से हट ही नहीं रही थी। जब भी मैं किसी खरगोश के बारे में सोचता, मेरे सामने बार बार रिगी का चेहरा आ जाता। उसकी मासूम आंखें, उसका शांत चेहरा और उसका वह नरम स्वभाव, सब कुछ किसी छोटे से खरगोश जैसा ही लगता था। मैं मन ही मन परेशान होकर सोचने लगा कि अब तो हालत ये हो गई है कि हर खरगोश में मुझे अपनी खरगोश जैसी पत्नी दिखाई देने लगी है। ये सोचकर मैंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और बेबस होकर मन ही मन बुदबुदाया कि आखिर मैं ऐसी किसी चीज को मारूंगा कैसे। कुछ देर तक खुद को समझाने और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करने के बाद मैंने किसी तरह अपने मन को संभाला और फिर बूढ़े गस के साथ जंगल के और गहरे हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। हमारे चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे और उनकी लंबी परछाइयां जमीन पर फैल गई थी। जंगल के अंदर का माहौल पहले से ज्यादा शांत और रहस्यमय लग रहा था। चलते चलते मैंने फिर लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा कि अगर सच में कोई खरगोश मिल भी गया तो भगवान करे वह बहुत बदसूरत हो, कम से कम तब उसे देखकर मुझे रिगी की याद तो नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही ये ख्याल मेरे मन में आया, उसी समय घनी झाड़ियों के भीतर कहीं हल्की सी हरकत हुई। पत्ते बहुत धीरे से हिले, जैसे कोई चीज वहां छिपकर हमारी गतिविधियों पर नजर रख रही हो। अगले ही पल अंधेरे के बीच से दो चमकती हुई लाल आंखें धीरे धीरे दिखाई देने लगी। वे आंखें बिल्कुल स्थिर थी और सीधा हमारी तरफ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खतरनाक जीव काफी देर से छिपकर हमें देख रहा हो। जंगल की हवा अचानक भारी महसूस होने लगी और आसपास का सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा डरावना लगने लगा, क्योंकि अब यह साफ था कि वहां सिर्फ हम नहीं थे, कोई और भी अंधेरे में छिपा हुआ हमारी हर हरकत पर नजर रख रहा था। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।